राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी एक्सप्रेस में। जैसा कि सीरीज स्टार्ट किए हैं जीरो से हीरो, तो आज सामान्य विज्ञान जो लुसेंट साइंस है उसका हम लोग पहले इस तरह से क्वेश्चन देखेंगे। हम दिए थे होमवर्क के रूप में 1 से 5 पेज पढ़ने के लिए, और क्वेश्चन हम बोले थे कि 100 क्वेश्चन डेली उसी पेज से 1 से 5 पेज जो है लुसेंट का उससे कराएंगे। 100 क्वेश्चन जो एनसीईआरटी का बेस्ट रहेगा उसमें एनसीईआरटी इंक्लूड रहेगा और लुसेंट से रहेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस तरह से पहले हम कुछ कुछ टॉपिक बता देंगे जो उस पेज से मेन टॉपिक है जो सीधे एग्जाम में जैसे पूछ सकता है। बीपीएससी के एग्जाम में हुआ, बिहार एसआई के एग्जाम में हुआ, एवं बिहार पुलिस एवं आने वाले आगामी सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होगा, खास करके एडीओ के लिए। जैसे कि देखिए 100 क्वेश्चन हम इस तरह से क्वेश्चन आप लोगों को कराएंगे पहले कुछ टॉपिक को डिस्कस करने के बाद। और देख लीजिए एक बार, ये 100 क्वेश्चन है जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये किसी प्रीवियस ईयर्स नहीं है कि जो लुसेंट में जो बात कही गई है उसी से ये क्वेश्चन सेट किया गया है, और अपने अनुसार और होमवर्क के रूप में जो डेली आप लोग 1 से 5 पेज साइंस का हुआ, जीके का हुआ, जीके वाला भी डेली अपलोड किया जाएगा इसी तरह से। और एसपीडी करंट अफेयर का भी जो स्टार्ट किए हुए हैं 1 से 4 पेज डेली पढ़ना है, 100 क्वेश्चन उसका भी मिलेगा। आप इतना कर लेते हैं तो किसी भी एग्ज़ाम को आप क्वालिफाई कर सकते हैं आपके। चलिए अब बिना देर किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। कुछ टॉपिक को उससे पहले डिस्कस करेंगे, डिस्कस करने के बाद हम क्वेश्चन करेंगे, और डेली अपना होमवर्क पूरा करते चलिए। इसी तरह से आपको 90 दिन के आसपास आते समय दिखिएगा कि लुसेंट आपका कवर पूरी तरह से हो जाएगा। उसके बाद एनसीईआरटी प्योर जो है आप टाइम मिले तो पढ़ते चलिए साथ में, और क्वेश्चन भी उसका करते चलिए। ये लुसेंट है, यही लुसेंट आप लोगों को ले लेना है, सामान्य विज्ञान। इसी को डेली 1 से 5 पेज तक डेली पढ़ना है। पढ़ने के बाद 100 क्वेश्चन हम इसी तरह से करवाएंगे पर डे, और ग्रुप में क्वेश्चन डाल देंगे। देखिए, और जीके विथ सूरज एक लुसेंट साइंस बैच प्रारंभ किए हैं। इसमें जो भी होता है देखिए इस पर लिखा गया है कि क्या क्या होता है। रोजाना 5 पेज जो होमवर्क है उसी HW100 MCQ टेस्ट होता है टेलीग्राम पर, और इसमें आपको पढ़ाएंगे नहीं, बस टेलीग्राम पर टेस्ट होगा, और 100 क्वेश्चन आपको पीडीएफ देंगे। पीडीएफ दे देते हैं पढ़ने के लिए। हम उसी पीडीएफ को लेकर के आए हैं और साथ में डिस्कस करेंगे। आप लोग सीरीज को अगर ले लिए हैं, उसमें ज्वाइन किए हैं तो बहुत अच्छा है। टेस्ट दीजिए, आप लोग दे सकते हैं, बहुत ही अच्छा है, इसमें जुड़ सकते हैं आप लोग। चलिए आते हैं सीधे हम टॉपिक पर। जैसे कि देखिए बिना देर किए हुए टॉपिक पर हम स्टार्ट करते हैं। पदार्थ की मात्रा के बारे में दिया है। जिसे देखिए 7 गो मूल मात्रक होता है। कितने मूल मात्रक होते हैं? 7 गो, आप पढ़े होंगे। तो उसमें से एक पदार्थ की मात्रा इम्पोर्टेंट हमको लगा। जिसे पदार्थ के मात्रा का मूल मात्रक होता है मोल। मोल, एक मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उसके अवयवी तत्व यानी परमाणु, अणु आदि हो सकता है। संख्या 6.023 गुने 10 के पावर 23 होती है, तो इतना होती है। इस संख्या को एवोगाड्रो नियतांक कहते हैं। क्या कहते हैं? एवोगाड्रो नियतांक कहते हैं। एवोगाड्रो नियतांक कहते हैं, याद रखिएगा। एवोगाड्रो नियतांक कितना के बराबर होता है? तो 6.023 गुने 10 के पावर 23 यानी 23 के बराबर होता है। मोल पदार्थ की परिमाप का परिणाम का मात्रक है। कह रहा है ना कि मोल जो है, मोल जो है, देखिए यहाँ मोल जो कह रहा है कि मोल पदार्थ के परिणाम का मात्रक है, यह द्रव्यमान का मात्रक नहीं है। तो इसको भी यही लगा लीजिए, आप देख सकते हैं। इसको पॉइंट को नोट कर लीजिए, ध्यान से ध्यान में रखिएगा कि मोल जो होता है पदार्थ के परिणाम का मात्रक होता है, या द्रव्यमान का मात्रक नहीं होता है। चलिए इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा अभी नए नए हम स्टार्ट किए हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर कीजिएगा, और अपने दोस्तों को, साथियों को बताइए इसके बारे में। और होमवर्क के रूप में अपने खुद से मेहनत करना है। बिना मेहनत का कोई भी चीज़ नहीं मिलने वाला है आपको, आप अच्छे से जानते होंगे। चलिए देखिए, मूल मात्रक के बारे में कहते हैं। तो मूल मात्रक यही 7 मूल मात्रक होता है और 2 संपूरक मात्रक होती हैं। जैसे कि लंबाई का मीटर होता है, सिंबल देख लीजिए, मीटर होता है। आप ये सब पढ़ चुके होंगे जो होमवर्क के रूप में दिया गया था आपको। द्रव्यमान का किलोग्राम होता है। एक नज़र हम आपको दिखा देते हैं ताकि इससे आपको जेहन में सेट हो जाए, माइंड में सेट हो जाए। समय का सेकेंड होता है। विद्युत धारा एम्पियर होता है, विद्युत धारा। ताप का केल्विन होता है। ताप का देखिए सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस ये सब नहीं होता है, इसका SI मात्रक केल्विन होता है, ध्यान दीजिएगा। ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है। ज्योति तीव्रता का क्या होता है?
कैंडेला होता है, संकेत देख लीजिए किस तरह से होता है। और पदार्थ की मात्रा का मोल देखबे की है, मोल में कितना होता है तो 6.023 गुने 10⁻23 होता है। ठीक, संपूरक मात्रक उसी तरह से सप्लीमेंट्री यूनिट्स की बात करते हैं, दो होता है। एक होता है प्लेन एंगल, याद रखिएगा इंग्लिश में समतल कोण जिसे कहते हैं, रेडियन होता है। और ठोसीय कोण मतलब सॉलिड एंगल जिसे घन कोण भी कहते हैं, इसे अस्टेरेडियन होता है। इसका मात्रक क्या होता है तो अस्टेरेडियन होता है। कुछ प्रमुख व्युत्पन्न मात्रक हम अपने से भी अपना जो सुमित शुक्ला सर का कॉपी जो बनाया गया है क्लास में, जो बीबीएससी के क्लास में पढ़ाए हैं, तो उससे भी हम कुछ कुछ टॉपिक इस पेज से रिलेटिव जो भी है हम उठा लिए हैं। इसी तरह से पूरा अपना जो नोट्स हम बना कर रखे हैं, साथ में उसका भी डिस्कस हम करते चलेंगे टॉपिक वाइज, जो मेन टॉपिक है जो एग्जाम में आ सकता है। चलिए, बाकी आपको लूसेंट लाइन बाय लाइन पढ़ना है डेली 1 से 5 पेज। लूसेंट हुआ साइंस का, लूसेंट जीके का हुआ, एसपीडी हुआ 4 पेज, उसका भी हम 100 क्वेश्चन डेली कराएंगे। देखिए कुछ प्रमुख जैसे व्युत्पन्न मात्रक आप ले लीजिए यहाँ पर। तो जैसे कि क्षेत्रफल का कुछ होता है, ये वाला पर ध्यान मत दीजिएगा, बस सारी मात्रक याद कर लीजिए कि मीटर स्क्वायर होता है। क्षेत्रफल का आयतन का मीटर की होता है। घनत्व का केजी पर मीटर की होता है, यानी कि क्या होता है तो देखिए घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान का कुछ होता है वही दिया है, मास पर यूनिट वॉल्यूम केजी मीटर की हो जाएगा। माइनस में ऐसे लेंगे तो इस तरह से देख लीजिए, जैसे कि ऊपर जाता है तो आप समझते हैं कि माइनस में होता है। कोई भी मान लीजिए कि 1/1 10 है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं तो 10⁻⁻1 लिख सकते हैं। तो वही बात है कि बाटा में है 3, तो ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। चाल का कुछ होता है डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम, तो वही आप पढ़े होंगे चाल के परिभाषा में, तो चाल का ऐसा ही मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। इसी तरह से और आगे भौतिक राशि हैं, जैसे कि भौतिक राशियाँ देख लीजिए कौन कौन होता है। तो भौतिक राशियाँ में आप पढ़े होंगे सदिश राशि, अदिश राशि के बारे में, तो उस पर क्वेश्चन बहुत सारा है, क्वेश्चन के रूप में डिस्कस करेंगे जब हम। लेकिन फिर भी देख लीजिए, जैसे बेग कौन सी है भौतिक राशि, इस राशि की परिभाषा क्या है तो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट, यानी विस्थापन। जब प्रति सेकंड विस्थापन को क्या कहते हैं तो वेग कहते हैं। त्वरण क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी, यानी वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण कैसा मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, वही बताए थे कि ऊपर जाएगा बटा में, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाता है पावर, यानी कि घात। बल क्या होता है तो बल होता है द्रव्यमान गुने त्वरण होता है। तो द्रव्यमान की मास कहते हैं, एक्सेलरेशन मतलब त्वरण होता है। आप इंग्लिश थोड़ा थोड़ा जानिए और देखिए, मास को केजी में लिखते हैं और त्वरण कैसा है मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, तो उसी से बना है, इसी को कहते हैं न्यूटन। इसी को क्या कहते हैं 1 न्यूटन कहते हैं। संवेग कौन चीज होता है तो देखिए मास और वेलोसिटी कर रहा है, द्रव्यमान गुने वेग में परिवर्तन की दर होता है। तो वेग में परिवर्तन की दर को मीटर प्रति सेकंड कहते हैं, केजी होता है तो केजी मीटर पर सेकेंड या माइनस हो जाएगा, इसको यही इसी को क्या कहते हैं न्यूटन सेकेंड के बराबर होता है। यह कितने के बराबर होता है तो न्यूटन सेकेंड के बराबर होता है, ये भी याद रखिएगा। संवेग का आवेग का ईसाई मात्रक न्यूटन सेकेंड ही होता है, देख लीजिए। तो संवेग और आवेग का जो बीमा होता है बराबर होता है, बीमा क्या होता है बराबर होता है। और मात्रक भी मात्रक के रूप में भी ले सकते हैं न्यूटन सेकेंड, और न्यूटन सेकेंड भी अगर आवेग नहीं है तो। फोर्स गुने टाइम इंटरवल होता है, समय अंतराल होता है। बल और समय अंतराल के गुणनफल को क्या कहते हैं आवेग कहते हैं। मतलब थोड़े से समय के लिए कार्यरत बल को क्या कहते हैं उसका आवेग कहते हैं। इस तरह के आप पढ़े होंगे, जब इसका लूसेंट में जिक्र किया गया है, आगे और टॉपिक मिलेगा तो उसका डिस्कस वहाँ कर रहे हैं। जैसे दाब देखिए, दाब क्या है तो फोर्स पर यूनिट एरिया, दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल। तो बल का हो गया न्यूटन, क्षेत्रफल का हो गया मीटर, तो न्यूटन मीटर के -2 हो जाएगा, तो इसी को पास्कल कहते हैं, याद रखिएगा। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल कहते हैं। कार्य या ऊर्जा का फोर्स गुने दूरी होता है, यानी बल गुने दूरी, बल गुने दूरी। डिस्टेंस मतलब कह सकते हैं एक तरह से डिस्टेंस ही होता है। तो फोर्स का क्या हो गया न्यूटन हो गया, डिस्टेंस का मीटर हो गया, इसी को कहते हैं जूल। यानी कि न्यूटन मीटर बराबर जूल होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बराबर पास्कल होता है। ठीक इसी तरह से शक्ति कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। देखिए कार्य करने की दर को क्या कहते हैं शक्ति कहते हैं ना, या कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं शक्ति कहते हैं। तो वो बोल सकते हैं कि जूल, कार्य के ऐसा मात्र कहा था जूल, और टाइम टेकन यानी कि सेकेंड हो जाएगा, तो जूल प्रति सेकेंड। तो एक वाट बराबर 1 जूल बटा 1 सेकेंड होता है, याद रखिएगा। वाट बराबर क्या होता है शक्ति का सही मात्रक वाट भी होता है और जूल प्रति सेकेंड भी होता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं इसी तरह से हम।
अब देखिए 10 के घात थे और कुछ कुछ इम्पोर्टेंट है जो कि सीधे एग्जाम में आपको पूछ लेता है। तो पहले हम लोग इसको याद कर लेते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ से स्टार्ट कीजिए। अब कहाँ से? तो डेका से। डेका का देखिए संकेत डी ए होता है, जबकि डेसी का संकेत जो होता है डी होता है। ये दोनों देख लीजिएगा थोड़ा सा ध्यान से। अब डेका हो गया, डेका हो गया हेक्टो। हेक्टो मतलब दो, हेक्टो हेक्टो मतलब दो। किलो, किलो मतलब तीन। किलो मतलब कितना होता है? तीन होता है। मेगा मतलब 6, गीगा मतलब 9, गीगा मतलब 9। मेगा छोटा होता है, गीगा बड़ा होता है। टेरा मतलब कि 12, टेरा मतलब कि 12। पेटा मतलब कि 15, पेटा मतलब 15। एक्सा मतलब 18। एक होता है जेटा, जेटा मतलब कि 21। जेटा याद रखिएगा, प्लस वाला कुछ होता है जेटा, और जेटा मतलब 10 के पावर 21। एक होता है योटा, योटा मतलब कि 24। देखिए जे पहले आता है, जे वाई बाद में आता है, तो योटा, योटा मतलब कि 24। योटा मतलब कि 10 के पावर 24 हो गया। योटा मतलब 10 के पावर 24। उसी तरह से देखिए तो याद हो गया होगा, ये आप पढ़े होंगे, ध्यान से याद कर लीजिएगा, नहीं किए होंगे तो ना तो एक बार फिर से सुन लीजिए। डेका मतलब कि 10 के पावर -1 होता है। हेक्टो मतलब 10 के पावर -2 होता है। हेक्टो मतलब 2। किलो मतलब 10 के पावर -3 होता है। मेगा मतलब 10 के पावर 6 होता है। गीगा मतलब 10 के पावर 10, गीगा मतलब 10 के पावर 9 होता है। और टेरा मतलब 10 के पावर 12 होता है। टेरा, पेटा होता है 10 के पावर 15। और एक्सा मतलब 10 के पावर 18 होता है। और जेटा मतलब 10 के पावर 21 होता है। और योटा मतलब 10 के पावर 24 होता है। अब देखिए माइनस वाला करते हैं, जैसे डेसी, डेसी 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 10 के पावर -1। सेंटी, डेसी सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो, एटो, एटो जेप्टो, युक्टो, एटो जेप्टो एक्टो, एटो जेप्टो एक्टो, ऐसे ही याद करते हैं बोल बोल के। जितना बार पढ़िएगा उतना ही बार, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो डेसी हो गया 10 के पावर -1। सेंटी, डेसी के बाद सेंटी, सेंटी मतलब 100 यानी 10 के पावर -2 हो गया। मिली 10 के पावर -3 हो गया। मिली हो गया 10 के। माइक्रो, माइक्रो इंपॉर्टेंट है। माइक्रो 10 के पावर -6 होता है। नैनो 10 के पावर -9 होता है। पिको 10 के पावर -12 होता है। और फेम्टो या फर्मी, इसी को कहते हैं फेम्टो या फर्मी। वहाँ पेटा था, याद रखिएगा, वहाँ पेटा था। यहाँ फेम्टो या फर्मी 10 के पावर -15 होता है। और एटो, एटो मतलब 10 के पावर -18 होता है। और जेप्टो मतलब 10 के पावर -21। जेप्टो मतलब 10 के पावर -21। जेप्टो, जेप्टो मतलब 10 के पावर -21। जेप्टो याद रखिएगा, जेप्टो 10 के पावर -21 होता है। और इयोक्टो, इयोक्टो मतलब 10 के पावर, एयोटा है यहाँ, इयोक्टो, इयोक्टो ऐसे लिखा है इयोक्टो। वो लूसेंट में दिया हुआ है, इसमें नहीं दिया है। तो इयोक्टो 10 के पावर -24, 10 के पावर -24 हो जाएगा यहाँ। तो इस तरह से जेप्टो हो जाएगा 10 के पावर -21। तो ये सब ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने वाली बात है, इसको याद कर लीजिएगा। इसको एक बार एग्जाम में पूछा था, किसी बिहार का ही एग्जाम में, जैसे टीचर उचर वाला आते रहता है, प्रोजेक्ट मैनेजर में पूछ दिया था। अब आगे चलते हैं। लंबाई, लंबाई या दूरी के मात्रक कौन कौन होता है? किलोमीटर मतलब जानते हैं कि 1000 मीटर के बराबर होता है। एक मील मतलब कि देख लीजिए, एक मील मतलब लगभग 1.5 किलोमीटर होता है। एक मील में लगभग 1.5 किलोमीटर, यानी कि 1.60934, 60934 ऐसे याद कर सकते हैं कि 1.60934 होता है किलोमीटर। तो एक नज़र देख लीजिए, लगभग 1.5 किलोमीटर के बराबर होता है एक मील। आप ये ऐसे याद सकते हैं, देखिए 1852 मीटर के बराबर होता है। 1852 मीटर, 1852 मीटर। अब मीटर में है तो किलोमीटर में 1000 से भाग देंगे तो 3 को के बाद दशमलव हो जाएगा, तो किलोमीटर में हो गया। तो आप ऐसे कर सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं। 1852 मीटर, या 1852 मीटर, या आप यहाँ लिख लीजिए कि 1852 मीटर, 1852 मीटर के बराबर होता है। एक मील बराबर 1.6 याद करिएगा, 0934 होता है। 1.60934 होता है। नॉटिक मील या इंपॉर्टेंट है, VVI इसको लगा देते हैं हम। एक खगोलीय यूनिट एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1.495 होता है, गुने 10 के पावर 11 मीटर होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? तो 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर, या 48,612 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर होता है। ध्यान दीजिएगा, 48,612 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर होता है एक लाइट ईयर। देखिए वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग बनता है, लेकिन आपको समझने के लिए क्वेश्चन हम कराते हैं, जो एक तरह से ये जो मेन मेन जो लुसेंट में दिया हुआ है उसी को हम एक बार करा देते हैं, ताकि आपको आसानी से फिर से याद हो जाए, आपके दिल दिमाग में बैठ जाए। और
आप एग्ज़ाम में अच्छा कर पाएँ, एग्ज़ाम में वहाँ पर आपको याद आए। देखिए पढ़ते हैं हम लोग सब कुछ, लेकिन कितना एग्ज़ाम में आपको याद आता है सही टाइम पर, सही वक़्त पर, यही मायने रखता है। इसलिए एक ही चीज़ को बार-बार देखिए, बार-बार लुसेंट जब भी वो कटिए तो पूरा नहीं पढ़ने का मन है तो जो डायग्राम में दिया हुआ है, कम से कम उसको देखिए। उसी से ज़्यादातर क्वेश्चन 99% क्वेश्चन एग्ज़ाम में उसी से बनता है। जैसे एक प्रकाश वर्ष पर 9.46 हो गया, ये तो हो गया। चलिए पारसेक देख लीजिए। पारसेक दूरी का पारसेक जो है दूरी का सबसे बड़ी इकाई है। 3.08 × 10⁻16 मीटर। यहीं देखिए किलोमीटर में पूछेगा ना तो किलोमीटर में 3 को घटा दीजिएगा तो ये हो जाएगा 12 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, याद रखिएगा। किलोमीटर में पूछेगा तो 1000 से भाग देंगे तो 3 को घट जाएगा तो 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 हो जाएगा 10 के पावर ना। किलोमीटर में अगर यही दे रहेगा तो ये 10 के पावर 13 हो जाएगा, ये 10 के पावर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ये 10 के पावर 8 होगा किलोमीटर। याद रखिएगा किलोमीटर में और मीटर में। तो आप ध्यान इस सब चीज़ को देखिएगा। ज़्यादातर ऐसी क्वेश्चन पूछता है, आपसे क्वेश्चन दे देगा किलोमीटर में, आप मीटर में याद किए हैं तो पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। कभी भी जब भी क्वेश्चन आपको मिले तो क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़िए और जल्दी पढ़िए। आजकल के देख रहे हैं ट्रेंड चल रहा है, कथन निष्कर्ष ना क्वेश्चन बना रहा था, उस तरह का क्वेश्चन अभी से हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं। 48/612 हो गया। एक पारसेक बराबर क्या होता है 3.08 × 10⁻16 मीटर। यही जो बराबर होता है 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है। 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है। चलिए आगे देखते हैं इसी तरह से। अब द्रव्यमान के मात्रक क्या होते हैं, द्रव्यमान के मात्रक देख लीजिए। तो द्रव्यमान के मात्रक कह रहा है कि एक आउंस में क्या होता है तो 28.35 ग्राम होता है। 28.35 ग्राम। तो याद करने की सुविधा से हम बोल सकते हैं 28.35 ग्राम एक आउंस। मतलब एक पाउंड में 16 आउंस होता है। एक पाउंड में कितना होता है 16 आउंस। एक पाउंड में 16 आउंस होता है, याद रखिए। एक पाउंड में कितना तो 16 आउंस है। एगो पाइम तो 16 गो मिली। एक पाउंड मतलब 16 आउंस के बराबर होता है। और ग्राम में पूछेगा तो 453.52, यानी 5 दू होता है। आप लोग सब जानते हैं कि दशमलव के बाद एकक अंक बोला जाता है, लेकिन याद करने की सुविधा के अनुसार आप ऐसे भी याद कर सकते हैं 453.52 और 28.35 ग्राम, ऐसे भी याद कर सकते हैं। 1 किलोग्राम में आप जानते हैं कि 1000 ग्राम होता है। 1 किलोग्राम में यानी 1 केजी में 1000 ग्राम होता है। अब ऐसे बोलेंगे तो 2.205 2.205 2.05 2.205 याद कीजिएगा, ये भी याद रखिएगा। 1 क्विंटल में 100 केजी होता है, पता है 100 किग्रा दिया है। 1 मीट्रिक टन में 1000 केजी होता है। 1 मीट्रिक टन मतलब 1000 केजी होता है। तो ये सब इस तरह से देखते चलिएगा। 1 पाउंड में कितना होता है तो 16 आउंस होता है। और वैसे बोलेंगे तो कितना हो जाएगा 453.52। 1 किलोग्राम में कितना पाउंड होता है 2.205 पाउंड होता है, याद रखिएगा। 1 आउंस में कितना ग्राम होता है तो 28.35 ग्राम होता है। और 1 पाउंड में कितना ग्राम होता है तो 453.52 ग्राम, यानी 16 आउंस होता है। तो इस तरह से आप सब सारा चीज़ याद कर लीजिएगा जो लुसेंट का ये सब जो दिया है। चलिए आइए यहाँ देखते हैं। जैसे कि दिया है 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। हम लोग को पता है कि 60 सेकंड होता है। 1 घंटा में 60 मिनट यानी कि 3600 सेकंड होता है। इसी गुना करते चल जाइएगा, ये सब याद होगा। तो एक दिन में 24 घंटा, एक सप्ताह में 7 दिन होता है। एक चंद्रमास याद रखिएगा। एक चंद्रमास मतलब 4 सप्ताह 28 दिन के बराबर होता है, याद रखिएगा। एक सौर मास में कितना होता है 30 या 31 दिन। फरवरी में 28 या 29 दिन होता है सौर मास। एक लाइट ईयर में 13 चंद्रमास एक दिन होता है। 13 चंद्रमास और एक दिन होता है। एक प्रकाश वर्ष में कितना होता है एक वर्ष में कितना होता है 13 चंद्रमास या और एक दिन। 13 चंद्रमास और एक दिन होता है। और ऐसे बोलेंगे तो सौर मास में 12 सौर मास यानी कि 365 दिन। 12 सौर मास और 365 दिन कह सकते हैं। यानी कि देखिए एक वर्ष में 13 चंद्रमास और एक दिन होता है, लेकिन 12 सौर मास और 365 दिन हो सकता है। सौर मास पूछेगा तो 12 होता है, चंद्रमास पूछेगा तो 13 होता है, याद रखिएगा। लीप वर्ष कितना होता है 366 दिन का होता है। रीजनिंग बनाते समय काम आता है ये लीप वर्ष, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्षेत्रफल के मात्रक के रूप में आप देख लीजिए। क्षेत्रफल के मात्रक जैसे कि 1 एकड़ में लगभग कितना होता है तो इतना 1 एकड़ में देखिए 48-40, या देखिए गज में पूछेगा तो 48-40 वर्ग गज। और ऐसे पूछेगा फुट में तो 43,560 43,560 43,560 43,560। और अगर वर्ग मीटर में पूछ देगा तो 40-46 40-46 94 40-46 कुछ होता है 94। तो एक नज़र देखना है आपको, इसको रटना है और रट करके याद भी कर लेना है। जैसे 48-40 क्या होगा तो वर्ग गज होगा। 48-40 कुछ ही होगा वर्ग गज हो जाएगा। वर्ग फुट बोलेगा तो 43,560 वर्ग फुट हो जाएगा।
वर्ग मीटर बोलेगा, वर्ग मीटर तो 40-46 हो जाएगा। वर्ग मीटर क्या हो जाएगा? 40-46.94, 40-46। 1 हेक्टेयर में कितना होता है? 2.5 एकड़ लगभग। 2.5 एकड़ यानी 2.47 होता है इसे, लेकिन 2.5 एकड़ रखिए यहाँ। ठीक, 1 वर्ग किलोमीटर में 1000 हेक्टेयर होता है। 1 वर्ग किलोमीटर में कितना होता है? 1000 हेक्टेयर, ये भी याद रखिएगा। ठीक, 1 वर्ग मील में 2.6 वर्ग किलोमीटर या 256 हेक्टेयर के बराबर, यानी 640 एकड़ होता है। 640 एकड़ होता है, ये ध्यान दीजिएगा। तो 1 वर्ग मील वाला याद रखिएगा, 2.6 वर्ग किलोमीटर होता है, 256 हेक्टेयर होता है। अगर हेक्टेयर में पूछेगा तो, एकड़ में पूछेगा 1 वर्ग मील बराबर तो 640 एकड़ के बराबर होता है। आयतन की मात्रा लीटर होता है कि गैलन होता है? देखिए यहाँ भी, ये भी समझ लीजिए। थोड़ा सर्दी हो गया है और गला थोड़ा सा बैठता है। देखिए, आयतन के मात्रा के हिसाब के बारे में बात करते हैं तो 1 लीटर में कितना होता है? 1000 घन सेंटीमीटर। 1000 घन सेंटीमीटर होता है ना, यानी कि 0.2642, 0.2642, एक बार देखना है, आँख मूंद के फिर सोचना है। 0.2462, 2642, 2642, 26×2 = 52 होते हैं, यानी कि 2642 है। 26×2 = 52, 52 में से 10 कम 42 आता है, 2642, 0.2642। 1 गैलन में कितना लीटर होता है? ये याद रखिएगा। 1 गैलन में 3.785, 3.785, 3.785, 3.785, 3.785, 3.785। 1 गैलन में कितना लीटर होता है? 3.758। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए, कुछ सामान्य भौतिक राशियों की बीमाएँ दिया गया है, तो ये भी देख लीजिए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि क्षेत्रफल का मीटर होता है, मीटर का एल से डिनोट करते हैं, तो एल स्क्वायर हो गया। मीटर की हो जाएगा तो एल की हो जाएगा। केजी को कौची कहते हैं? एम, मतलब द्रव्यमान लिखते हैं, एम से डिनोट करते हैं। मीटर को एल से, एल की हो जाएगा। इस तरह से आप देख रहे हैं, चाल का ये बीमा होता है LT-1। चाल और वेग का बीमा दोनों का समान होता है और मात्रक भी समान होता है। त्वरण का देख लीजिए, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, यानी कि LT-2 हो जाएगा। बल का देखिए, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो यहाँ त्वरण और एम एगो बढ़ जाएगा, तो त्वरण में एम जोड़ देंगे तो कुछ मिल जाएगा, बल मिल जाता है। ठीक, संवेग के देख लीजिए, तो केजी को एम लिख देंगे, और मीटर पर सेकंड है, तो मीटर पर सेकंड को LT-, बताए थे कि कोई भी इति है तो माइनस में ही हो जाएगा। माइनस में है जो आवेग का न्यूटन सेकंड होता है। न्यूटन के देखिए, न्यूटन को क्या लिखते हैं कि केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। सेकंड से सेकंड, तो एगो सेकंड कट जाएगा। समझ में आया? जैसे देखिए -2 है ना, तो ऐसे है, ये ऐसे है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, गुने में है एगो सेकंड, तो एगो सेकंड से एगो सेकंड कट जाता है, तो माइनस एगो खाली बच जाएगा। तो उसी तरह से MLT-1 होता है। इसको आप कॉपी पर एक बार अपना से बना सकते हैं, जैसे इस बनाया हुआ है। दाब का देखिए, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, तो बता देते हैं, सुनिए, थोड़ा सा लिखने में बहुत टाइम लगता है। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है ना, तो और न्यूटन कौची होता है? न्यूटन होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए, मीटर है तो एगो मीटर से एगो मीटर कट जाएगा, तो एगो मीटर बाटा में बच जाएगा। 2 सेकंड है तो वैसे ही जस के तस रह जाएगा, यानी कि कुछ नहीं है तो घात एगो प्लस में है। 2 देखिए, 2 कार्जा था, एगो कार्जा दे देगा तो एगो कार्जा बचेगा, तो एगो कार्जा यहाँ बच गया है, मीटर का पावर -1, ये 2 है तो 2, तो इसलिए लिख सकते हैं केजी को एम से डिनोट करते हैं, और मीटर को एल से, तो एल के पावर -1 हो जाएगा, और सेकेंड को टाइम मतलब है तो टाइम के पावर -2 हो जाएगा। इस तरह से आप देख रहे हैं, हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आप सभी, ये बेसिक क्वेश्चन है इसलिए समझाते हैं। देखिए VVI क्वेश्चन है, इसको लगा लीजिए। इस पर BPSC में क्वेश्चन न्यूमेरिकल पूछा था, हम न्यूमेरिकल को भी देख लेंगे। और एक समान त्वरित गति के लिए गैलीलियो के समीकरण, त्वरित गति के लिए गैलीलियो के समीकरण क्या है? यदि किसी वस्तु के प्रारंभिक वेग v तथा त्वरण a हो और वस्तु द्वारा a से दूरी चलकर t सेकेंड पश्चात उसका अंतिम वेग v हो जाए, तो क्या होता है? a बराबर एगो होता है, देखिए इसको क्या कहते हैं? वेग समय ग्राफ। इसको क्या कहते हैं? वेग समय ग्राफ इसको कहते हैं। इसको वेग समय ग्राफ याद कर रखिएगा। इसको वेग समय ग्राफ कहते हैं। ये वेग समय ग्राफ है, ये वेग समय ग्राफ है, ये वेग स्थिति है, वेग स्थिति, वेग स्थिति है। ये वेग स्थिति को, यानी वेग और विस्थापन के बीच संबंध स्थापित करता है। ये कौन सी है? तो देखिए, ये है कौन सी? विस्थापन और
समय के बीच विस्थापन और यू अगर 0 हो जाए तो विस्थापन और त्वरण के बीच दर्शाता है। विस्थापन वेग समय हो गया, वेग समय हो गया, विस्थापन समय हो गया, वेग स्थिति हो गया, वेग स्थिति हो गया, विस्थापन समय हो गया, वेग स्थिति हो गया। देखिए विस्थापन और समय को ये बताएगा, विस्थापन और समय को, एस विस्थापन है और टी को ची है समय, तो विस्थापन और समय को ये बताता है। वेग और वेग और वेग और विस्थापन को ये बताएगा, ठीक। अब वेग समय अगर आपको ये बताता है तो यहाँ देख लीजिए, इससे क्वेश्चन बनाएगा जहाँ, और ये देख लीजिए जहाँ एस एन वस्तु द्वारा एनवें सेकेंड में तय की गई दूरी हो तो ये एस एन बराबर यू प्लस हाफ है, हाफ त्वरण हो जाएगा, 2n-1 हो जाएगा। ये देख लीजिए, इस पर देखिए क्वेश्चन बना था, बीपीएससी का क्वेश्चन है, फेमस है, देखिए लिखा हुआ है यह। यदि कोई वस्तु एक नियत त्वरण से एक सरल रेखा में गति, यही क्वेश्चन आया था बीपीएससी में, यदि कोई वस्तु एक नियत त्वरण से एक सरल रेखा में गति कर रही हो तो इसकी गति को विभिन्न समीकरणों द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। गैलीलियो का समीकरण है। जैसे वेग समय समीकरण क्या है, तो v बराबर यू प्लस ए टी, एस बराबर क्या होता है विस्थापन, देखिए इसको कहते हैं विस्थापन समय समीकरण, विस्थापन समय, तो ये है विस्थापन समय समीकरण को देख लीजिए कि एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है वेग समय का, आप ध्यान में रखिएगा। अब वेग विस्थापन समीकरण या वेग स्थिति समीकरण इसी को कहते हैं, वेग स्थिति समीकरण भी कह सकते हैं इसको, वेग स्थिति समीकरण भी कह सकते हैं इसको, वेग स्थिति समय, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा था, उदाहरण के लिए यही क्वेश्चन सेम टू सेम आया था बीपीएससी में आपका, कि एक ट्रक विराम अवस्था से किसी पहाड़ी से नीचे की ओर नियत त्वरण से लुढ़कना शुरू करता है तो यह 20 सेकेंड में ना, कितना सेकेंड में, तो 20 सेकेंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है। यदि ट्रक का द्रव्यमान 7 टन है तो इस पर लगने वाला बल होगा, तो नियत दिया गया कौन सी है, देखिए विस्थापन दे दिया एस बराबर 400 मीटर, यह 20 सेकेंड में इतना मीटर की दूरी तय करता है तो 400 मीटर हो गया, टी 20 सेकेंड हो गया, और द्रव्यमान कितना हो गया 60 टन यानी 7000 kg, 60 टन मतलब कि 7000 kg। अब एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दीजिए, यहाँ एस कितना दिया इतना, यू कोची है प्रारंभिक वेग 0 है, प्रारंभिक वेग कोची है 0 है, ठीक। तो यहाँ 0 हो जाएगा, हाफ ए टी स्क्वायर, तो हाफ लीजिए, त्वरण यहाँ से निकल जाएगा आपका, टी 20 सेकेंड था तो त्वरण निकालिएगा तो ए बराबर 2 हो जाएगा, ए बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। बल बराबर क्या होता है, अब ए बराबर एम में होता है, एम कितना होता है 7000 टन था, ए बराबर कितना निकला था 2 है था, 7 दूना की 14000 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा ना, तो इतना बल हो जाएगा आपका। ये बीपीएससी का क्वेश्चन है और एनसीईआरटी न्यूमेरिकल आप बना सकते हैं इस पर, और नहीं बनाइएगा तो हम एक दिन न्यूमेरिकल का क्लास लेकर के आएंगे, उसमें सारा न्यूमेरिकल हम बनवाएंगे। थोड़ा सा अभी मेरे पास कुछ अभाव होने के कारण हम अच्छा से ये अपना स्टूडियो सेटअप नहीं कर पा रहे हैं, पैसा का कुछ अभाव है अभी। जैसे ही पैसा होता है हम अच्छे से अपना बोर्ड पैनल लेकर आएंगे, आपके साथ लाइव भी जुड़ेंगे। जैसे देखिए पैदल चल रहा है मनुष्य का चाल, अब चाल उससे संबंधित है तो कभी कभी पूछ लेता है, लगभग 1.5 मीटर प्रति सेकेंड होता है, कितना होता है लगभग 1.5 मीटर प्रति सेकेंड, याद रखिएगा 1.5 मीटर प्रति सेकेंड। जो पैदल चलता है मनुष्य तो लगभग 1 सेकेंड में कितना चलता है, तो 1.5 मीटर लगभग चल देता है। सुपर फास्ट ट्रेन कितना होता है 70 मीटर प्रति सेकेंड, 70 मीटर प्रति सेकेंड सुपर फास्ट ट्रेन का। तूफान में हवा की चाल क्या होता है 89 मीटर पर सेकेंड होता है, 89। अब चाल का आप समझ ही रहे हैं कि मीटर प्रति सेकेंड मात्रक होता है, तो इसे मात्रक दिया हुआ है। तो पैदल वाला याद रखिएगा 1.5 होता है, सुपर फास्ट ट्रेन 70 होता है, तूफान में हवा 89 होता है। जेट वायुयान यानी औसत 200 मीटर प्रति सेकेंड, जो जेट चलता है, जेट हवाएं चलती है, जो जेट वायुयान जो चलता है 200 मीटर प्रति सेकेंड चलता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर हवा में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है, कितना होता है 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। ये हम अपने नोट्स से उठाए हुए हैं, जो सर हम लोग का क्लास में करवाए हुए हैं, तो ये सब क्वेश्चन हो सकता है पूछ ले। सूर्य के चारों, ये तो क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, तो जेट वायु का पूछ ले तो 200 याद रखिएगा, तूफान में हवा वाला बोलिएगा 89, सुपर फास्ट ट्रेन बोलेगा तो 70 हो जाएगा, पैदल तो 1.5 हो जाएगा। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की चाल क्या होती है, तो 3.10⁻4 मीटर प्रति सेकेंड होता है, 3.10⁻4 मीटर पर सेकेंड होता है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के घूर्णन, याद रखिएगा। प्रकाश क्या होता है,
तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यही 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड प्रकाश। चलिए इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। कुछ देखिए अपने से हम जो अपना नोट्स है उस नोट्स से हम अपना कुछ उठा लिए हैं, जो पॉइंट जो मेन पॉइंट है जो एग्जाम में आ सकता है। जैसे कि वह त्वरण जो वस्तु की गति का विरोध करे उसे मंदन कहते हैं ना, रिटोरेशन कहते हैं, ठीक। जैसे किसी गाड़ी में ब्रेक लगाना है, जब कार की गति को लगातार बढ़ाया जाए तो उसे धनात्मक त्वरण कहते हैं। कार की गति को बढ़ाना, जैसे कि स्पीडोमीटर, देखिए बीपीएससी में भी पूछ सका है, स्पीडोमीटर से चाल स्पीड मापा जाता है। क्या मापा जाता है? स्पीडोमीटर से स्पीड मापा जाता है किलोमीटर पर घंटा से, ठीक। तथा ओडोमीटर, देखिए ओडोमीटर से क्या मापा जाता है? चली गई दूरी, याद रखिएगा, चली गई दूरी। जैसे कुछ जानवर की चाल अब दिया गया है, देखिए यहाँ भारतीय भवन से कुछ डाटा हम जैसे उठा लिए हैं। एक बुक का नाम है भारतीय भवन 9th का, उसी से। जैसे जंगली बाज का देखिए, जंगली बाज का क्या होता है? तो फ्रेजन फ्लुएन कहते हैं ना, तो 389 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। गोल्डन ईगल 320 किलोमीटर प्रति घंटा, गोल्डन ईगल का 300। फ्रिगेट पक्षी 155 किलोमीटर प्रति घंटा, 155 किलोमीटर प्रति घंटा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको और एक बार देखते रहिएगा, याद करते रहिएगा। चीता 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। ऐसे मीटर प्रति सेकंड में बोलेगा महत्तम, तो 26.7 मीटर प्रति सेकंड होता है। 26.7 मीटर प्रति सेकंड होता है। लायन का 70 से 80 होता है। लायन का कितना होता है? तो 70 से 80 होता है। टाइगर का 50 से 65 होता है। शुतुरमुर्ग का 90 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। इमू याद रखिएगा 45 से 50। घरेलू घोड़ा 70 से 80 हो जाएगा। कंगारू 50 से 70 हो जाएगा। मानो सामान्य चाल होता है, मानो का कितना होता है? 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए आइए, कछुआ का कितना होता है? तो कछुआ का 0.1 मीटर पर सेकेंड होता है, यानी कि देखिए 0.2 से 0.5 किलोमीटर पर घंटा होता है। इसे लिख सकते हैं 200 से 500। खरगोश का 45 से 50। खरगोश का कितना होता है? 45 से 50 है। बाज का महत्तम होता है 42.2 मीटर पर सेकेंड। बाज का कितना महत्तम होता है? चीता का देखिए मीटर पर सेकेंड में बोलेगा तो 26.7 मीटर प्रति सेकेंड चीता का हो जाएगा। 110 से 120 किलोमीटर में है। उसी तरह बाज का महत्तम कितना होता है? 42.2 मीटर पर सेकेंड। मंद खमीर मतलब कि हवा, खमीर मतलब हवा, ब्रिज। मंद खमीर का होता है 8.9 मीटर प्रति सेकेंड। हवा में तूफान में वही बोल जाएगा तो 89 हो जाएगा। मधुमक्खी कितना होता है? मधुमक्खी 4.4 मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो इस तरह से है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको याद कर लीजिएगा। जैसे मात्रक और यंत्र इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन सीधे सीधे एग्जाम में आपको बनेगा। जैसे कि देख लीजिए यहाँ पर एक बार एक झलक हम देखना चाहते हैं आप सभी के बीच में, ताकि ये आपको याद हो जाए। तो चलिए चलते हैं। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापने में, ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापने में करते हैं। ऑडियोमीटर का प्रयोग ध्वनि की तीव्रता मापने में, याद रखिएगा। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापने में। ओडोमीटर वाहन द्वारा तय की गई दूरी। देखिए ऑडियो है ना, एक जैसा है, तो एक जैसा जहाँ है हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। ऑडियो बोलेगा तो ध्वनि की तीव्रता, ओडो बोलेगा ओडो 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 मतलब वाहन द्वारा तय की गई दूरी। ओडो मतलब वाहन द्वारा तय की गई दूरी। ऑडियो चलाओ तो ऑडियो को जो कहते हैं, ध्वनि को कहते हैं ऑडियो। ओडो किसको कहते हैं? ओडो ध्वनि। ओडो मतलब वाहन। अल्टीमीटर मतलब ऊंचाई मापने में किया जाता है। लक्सीमीटर याद रखिएगा, लक्सीमीटर प्रकाश की तीव्रता मापने में। लक्ष्य प्रकाश से संबंधित होता है, तो लक्सीमीटर प्रकाश की तीव्रता मापने में। लक्सीमीटर को चाहिए पदार्थ की तीव्रता प्रकाश की तीव्रता मापने में, सॉरी। लक्सीमीटर हो गया पदार्थ की भले प्रकाश की तीव्रता मापने में। ऑक्साइनोमीटर याद रखिए, ऑक्साइनोमीटर पौधों की वृद्धि मापने में। ऑक्साइनोमीटर किसका प्रयोग करते हैं? तो पौधों की वृद्धि मापने में। लैक्टोमीटर दूध के सापेक्षिक घनत्व मापने में। हाइग्रो बोलेगा तो तरल पदार्थों के सापेक्षिक घनत्व। हाइग्रो तरल पदार्थों के सापेक्षिक घनत्व हाइग्रो हो जाएगा, और लैक्टो हो जाएगा दूध का सापेक्षिक घनत्व मापने में, है ना। तो हाइग्रोमीटर हवा की आर्द्रता मापने में। देखिए एक 3 तरह के यहाँ मिल गया आपको, हम थोड़ा सा और समझा देते हैं शुरू से। चलिए एक बार थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, और थोड़ा सा हम समझाने का आपको प्रयास कर रहे हैं। देखिए अब ऑडियो समझ गए, ऑडियो मतलब ध्वनि हो गया। ओडो मतलब वाहन द्वारा तय की गई दूरी हो गया। अल्टीमीटर मतलब ऊंचाई हो गया।
लक्सीमीटर मतलब प्रकाश से संबंधित है, तो प्रकाश की तीव्रता हो गया। ऑक्साइनोमीटर हो गया, ऑक्साइनो मतलब पौधों की वृद्धि मापते हैं। लैक्टोमीटर दूध का सापेक्षिक घनत्व। हाइड्रो मतलब जल होता है ना, तो तरल पदार्थों की सापेक्षिक घनत्व मापते हैं। एक होता है हाइग्रोमीटर, हाइग्रो मतलब हवा होता है। तो हवा की आर्द्रता मापने के लिए क्या करेंगे, हवा की आर्द्रता बोलेगा हवा की आर्द्रता बोलेगा ना, तो हाइग्रोमीटर हो गया। हवा की आर्द्रता हाइग्रो, और तरल पदार्थों की सापेक्षिक घनत्व बोलेगा तो हाइड्रो हो गया, हाइड्रो। लैक्टोमीटर दूध से संबंधित है, याद रखिएगा। मैनोमीटर गैसों का दाब, मैनोमीटर मतलब गैसों का दाब मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, मैनोमीटर, ठीक। गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा की उपस्थिति जांचने के लिए गैल्वेनोमीटर, ये भी याद होगा आप लोगों को। अमीटर विद्युत धारा मापने में, अमीटर मतलब विद्युत धारा मापने में किया जाता है। एनीमोमीटर वायु की गति मापने में एनीमोमीटर का प्रयोग करते हैं, ये भी याद रखिएगा। एनीमोमीटर इंपॉर्टेंट है ना। एनीमोमीटर वायु की गति मापने में, एनीमोमीटर वायु की गति मापने में ना। और विंडवेन मतलब वायु की दिशा ज्ञात करने के लिए। विंडवेन मतलब विंड मतलब हवा होता है, यानी कि विंड मतलब वायु की दिशा ज्ञात करने में। वोल्टमीटर विभवांतर मापने में, याद होगा। सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता मापने में भी याद होगा। थर्मामीटर ताप मापने में क्या जाता है भी। पायरोमीटर उच्च ताप मापने में, इसे विकिरण तापमापी भी कहते हैं, और 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक का ताप मापता है। कैरेट मीटर क्या होता है, स्वर्ण की शुद्धता मापने में कैरेट मीटर का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। तो एक बार फिर से बता दीजिए, लक्सीमीटर का उपयोग होता है प्रकाश की तीव्रता मापने में। ऑक्साइनोमीटर पौधों की वृद्धि मापने में। लैक्टोमीटर दूध की सापेक्षिक घनत्व मापने में। हाइड्रोमीटर तरल पदार्थों के सापेक्षिक घनत्व मापने में। हाइग्रो मतलब हवा की आर्द्रता मापने में। मैनोमीटर गैसों का दाब। गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा की उपस्थिति। अमीटर विद्युत धारा मापने में। एनीमोमीटर वायु की गति मापने में। विंडवेन वायु की दिशा। वोल्टमीटर हो गया विभवांतर मापने में न। और सिस्मोग्राफ हो गया भूकंप की तीव्रता हो गया। थर्मामीटर ताप मापने में। पायरोमीटर हो गया उच्च ताप, यानी कि इसे विकिरण तापमापी भी कहते हैं, और 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक का ताप मापने में। कैरेट मीटर हो गया स्वर्ण की शुद्धता मापने में। स्टेथोस्कोप हवा की हृदय की ध्वनि सुनने में। देखिए स्टेथोस्कोप कुछ ही होता है, याद रखिएगा। हृदय की ध्वनि सुनने, वही आला जिसको कहते हैं। स्फिग्नो मैनोमीटर हो गया रक्तचाप मापने में, स्फिग्नो मैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। फैदोमीटर समुद्र की गहराई, ये भी याद होगा। टैकोमीटर ट्रैक करके ना, तो वैद्युतिक मोटर की घूर्णित गति अथवा वाहन की घूर्णित गति मापने में, ट्रैक करके। तो टैकोमीटर मतलब ट्रैक करके, ट्रैक कौन करेगा, जो घूर्णित गति है उसको मापने में। तो वैद्युतिक मोटर की घूर्णित गति अथवा वाहन की घूर्णित गति मापने में। ट्रैक कौन चीज़ से करता है आदमी, वो है ना, बाइक से करेगा, कार से करेगा, क्या कहता है। तो फिर देखिए पाइरहेलियोमीटर, हेलियो सूर्य को कहते हैं ना, पाइरहेलियो। तो पाइरहेलियो मतलब कि सौर विकिरण मापने में। पाइरहेलियोमीटर मतलब कि सौर विकिरण मापने में। देखिए ये सब कहाँ से हम लिखे हुए हैं, आप सोचेंगे तो कुछ सर का लिखवाया हुआ है, कुछ एनसीईआरटी से लिया हुआ है, कुछ दृष्टि आईएएस का जो बुक है उस बुक में से कुछ कुछ पॉइंट लिए गए हैं। लुसेंट में जो पॉइंट है उससे आपका लिया गया है। तो इस तरह से आपको हम कॉपी से, लुसेंट से सारा चीज़ पढ़ा देंगे। इससे बाहर आने वाला समय जो जितने भी आगामी एग्ज़ाम है उसमें आपको करीब सभी क्वेश्चन आप बना सकते हैं, क्योंकि हम समझा रहे हैं आपको, क्वेश्चन नहीं हम करवा रहे हैं, हम टॉपिक आपको पढ़ा रहे हैं। इस और सारे टॉपिक से क्वेश्चन आने की संभावनाएं बनती हैं। दावा तो नहीं करते हैं, दावा उसी टाइम किया जाएगा जब आएगा एग्ज़ाम में, जब पेपर आप दे के आइएगा तब। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से आप हमसे जुड़े रहिए, साथ में जुड़े रहिए। पूरी वीडियो को पूरी तरह से पढ़िए। देखिए एक बार पढ़िए, धीरे धीरे फिर 2 के स्पीड में पढ़ लीजिए। एक बार ये वीडियो को पूरा पढ़ लीजिए, पहले वीडियो को पढ़िएगा। ये मत सोचिए कि हमको अभी कुछ नहीं मिलने वाला। मेरा सब्सक्राइब ये देख लीजिए 364 को होगा, तो आप इसको थोड़ा शेयर कीजिएगा, हम यही कह सकते हैं। लेकिन इससे कुछ नहीं, बस हम पढ़ा रहे हैं इसलिए ताकि प्रैक्टिस हो, मेरा प्रैक्टिस हो। और हम खुद भी, जैसे मान लीजिए कॉपी किताब खोलने का मन नहीं हुआ, तो हम क्या करते हैं, अपना कि कान में लगाएंगे, आराम से पढ़ाया हुआ चीज़ है तो अपना सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं कि जो मेन है एग्जाम में जो आ सकता है वही चीज़ हम लोग। बाकी यूट्यूब पर भरमार पूरा पड़ा हुआ है, सारा चीज़ पढ़ाया हुआ है आपको, सब चीज़ पढ़ाता है सब लोग। लेकिन क्या आपके काम की चीज़ है, आपको कितना आता है, वो चीज़ आपको देखना है। तो ये सारा चीज़ आपको आपका अपना हो जाएगा। जैसे लुसेंट से आप पढ़ते हैं, तो एक बेसिक बुक है, बेसिक बुक नहीं समझिए कि एग्जाम
वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट वो बुक है लुसेंट और एसपीडी करंट अफेयर। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाइरोमीटर सौर विकिरण से, फोनोमीटर याद रखिएगा, फोन फोन करके ध्वनि सुनेंगे ना, तो ध्वनि की तीव्रता मापने में। स्पेक्ट्रो हिलियोग्राफ, अब देखो हिलियो से मतलब कुछ सूर्य संबंधित है, हिलियो 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 हिलियो, तो सूर्य की फोटोग्राफी का उपकरण है, सूर्य की फोटोग्राफी का उपकरण। कार्डियोग्राम हृदय की गति मापने में, कार्डियोग्राम हृदय की गति मापने में ना। एक टाइकोमीटर याद रखिएगा ध्यान से, पाइहेरियो सौर विकिरण, फोनोमीटर याद रखिएगा, स्पेक्ट्रो हिलियोग्राफ याद रखिएगा, कार्डियोग्राम, पॉलीग्राफ याद रखिए, पॉलीग्राफ झूठ का पता लगाने वाला यंत्र का नाम क्या है, तो पॉलीग्राफ है। तापमान में परिवर्तन की माप द्वारा उष्मीय तथा विद्युत चुंबकीय विकिरण मापने में प्रयोग कुछ होता है, बोलोमीटर इंपॉर्टेंट है। बोलोमीटर का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो तापमान में परिवर्तन की माप द्वारा उष्मीय तथा विद्युत चुंबकीय विकिरण मापने में उपयोग किया जाता है बोलोमीटर का, बोलोमीटर याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ टॉपिक लिए हैं, जैसे बैरोमीटर देख लीजिए। बैरोमीटर द्वारा हम लोग जानते हैं क्या मापते हैं, तो बैरोमीटर द्वारा देख लीजिए, बैरोमीटर द्वारा वायुमंडलीय दाब को मापने का यंत्र है। बैरोमीटर कुछ मापता है, तो वायुमंडलीय दाब को मापने का यंत्र है। इसमें अलग अलग द्रव जैसे कि जल, पारा, हवा का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, तो अलग अलग द्रव जैसे कि जल, पारा और हवा का प्रयोग करते हैं। ऐसे तो साधारणतः पारे का प्रयोग किया जाता है, देखिए लिख भी दिए हैं यहाँ। रीडिंग का अब देखिए क्या होता है, अचानक अगर रीडिंग बैरोमीटर में जो रीडिंग लगा होता है अचानक नीचे गिरेगा तो आंधी तूफान का संकेत है। अगर धीरे धीरे नीचे गिरेगा तो वर्षा होगा, और धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा तो मौसम साफ होगा, लेकिन अचानक ऊपर चढ़ेगा तो बहुत गर्म मौसम हो जाएगा। तो चारों पॉइंट याद रखिएगा आप। ऐसा तो आपको 3 ही पॉइंट देखने का मिलता है, लेकिन आप चारों पॉइंट याद कर सकते हैं कि रीडिंग का अचानक नीचे गिरना आंधी तूफान, धीरे धीरे नीचे आएगा तो वर्षा होगा, धीरे धीरे ऊपर चलेगा तो साफ मौसम, अचानक ऊपर चढ़ेगा तो चौथा पॉइंट जोड़ा गया है, तो अचानक ऊपर बढ़ेगा तो बहुत गर्म मौसम को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं इसी तरह से। प्लांक स्थिरांक को देखिए, प्लांक स्थिरांक भी कभी कभी आप नया पॉइंट एक याद रखिएगा कि प्लांक स्थिरांक क्या होता है, तो 6.6260, इतना भी आप याद रख सकते हैं, 6.626 07015 × 10⁻⁻34 होता है। देखिए -34 जूल सेकेंड होता है, तो प्लांक स्थिरांक के रूप में परिभाषित किया जाएगा, इसी को कहते हैं। प्लांक स्थिरांक का मान कितना होता है, तो 6.626 0715 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होता है, याद रखिएगा 34 जूल सेकेंड होता है प्लांक स्थिरांक। अब देखिए कुछ व्युत्पन्न मात्रक है, उसी तरह से ये तो हम लोग देख चुके हैं, तो इसको नहीं देखेंगे। देखिए मेन ये वाला चीज़ देखिए, ये वाला आपके यहाँ से बीपीएससी में क्वेश्चन एक बना था, शक्ति मतलब हम बताते हैं शक्ति अदिश राशि, इसी को सामर्थ्य कहते हैं। कृत्य, कार्य बटा लगा समय हम बताते हैं, और कार्य क्या होता है न्यूटन मीटर, इसका समय हो गया सेकेंड हो गया, तो ml² t-q होता है। ये शक्ति की बीमा हो गई, ठीक। अब देखिए शक्ति का ऐसा मात्रक जूल प्रति सेकेंड या वाट होता है, जूल प्रति सेकेंड या वाट होता है। चलिए ये भी देख लिए। विभवांतर या विद्युत विभव भी होता है, एक अदिश राशि है ये भी, ठीक। और वोल्ट बराबर 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटा 1 कूलम होता है ना, 1 कूलम। और क्यू बराबर होता है IT, आई मतलब कि एम्पियर हो गया, टी मतलब कि समय हो गया। तो इसका बीमा देख सकते हैं कि विभवांतर यानी कि वोल्ट, विभवांतर या विद्युत विभव का बीमा होता है ml² t-q 1 के पावर -1, 1 के पावर -1। तो इसमें देख लीजिए कौन जुड़ गया है, ml² t-q था, 1 के पावर -1 जोड़ दिए तो विभवांतर मिल गया शक्ति में, ठीक। आगे देखिए अब आवेश क्या होता है, आवेश यानी क्यू सी या क्यू कहते हैं उसको, क्यू पर IT होता है, आई मतलब विद्युत धारा होता है, टी मतलब कि समय होता है, तो 80 होता है इसका बीमा, तो वही सी के जगह 80 लिखे हैं और इसको समझाने का प्रयास करते हैं। वाट, अब देखिए वाट शक्ति कुछ होता है, शक्ति होता है आपका बताते हैं कि शक्ति होता है IV विद्युत धारा गुने विभवांतर, शक्ति बराबर क्या हो जाएगा, तो विद्युत धारा गुने विभवांतर, विद्युत धारा गुने विभवांतर। अब शक्ति का देख लीजिए, तो ml² t-q हो गया, शक्ति का ये होता है, लिख दिए हैं। V बराबर क्या होता है IR, ओम के नियम से V बराबर IR होता है। P बराबर क्या होता है VI, P बराबर क्या होता है VI होता है, P बराबर VI ना, P बराबर क्या होता है VI। अब देखिए P बराबर VI होता है, तो V के जगह IR लिख दिए तो I² R हो गया,
उसी तरह से देखिए बाटा उटा में करके ये सारा चीज़ देना होता है, संबंध होता है। अब एक संबंध दिया था वहाँ आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर देखिए कहीं नहीं होता है। तो इस तरह से आप कॉपी पर इसको लिख करके आप समझ सकते हैं खुद से। नहीं समझ में आएगा तो फिर से जब ये टॉपिक ही सारा चीज़ आएगा आपको, इलेक्ट्रॉनिक्स में ये सब टॉपिक आता है तो वहाँ समझाएंगे। अब एक एक चीज़ यहाँ देखिए, अब लूसेंट का फिर पार्ट आ गया आपका। डेट इज लिखल है, रेखीय वेग क्या होता है? तो रेखीय वेग जो होता है कोणीय वेग गुणित त्रिज्या होता है। हम जहीं तहीं से इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि आपको जो होमवर्क दिया गया था 1 से 5 पेज आप पढ़ चुके हैं, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट निकल करके आता है उस चीज़ को हम देख रहे हैं यहाँ पर। देखिए डेट इज रेखीय वेग बराबर कोणीय वेग गुणित त्रिज्या होता है। तो रेखीय वेग बराबर क्या होता है? कोणीय वेग गुणित त्रिज्या होता है। कोणीय वेग गुणित त्रिज्या होता है ना, याद रखिएगा। कोणीय वेग गुणित त्रिज्या होता है। कोणीय वेग को क्या कहते हैं? रेखीय वेग को ओमेगा कहते हैं, और कोणीय वेग को कहते, कोणीय वेग को ओमेगा कहते हैं, सॉरी कोणीय वेग को कुछ कहते हैं, ओमेगा कहते हैं। तो डब्ल्यू आर हो जाएगा रेखीय वेग बराबर। प्रक्षेप गति के बारे में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रक्षेप गति जब कर रहा है कि जब कोई वस्तु क्षैतिज से कोण बनाते हुए ऊर्ध्वाधर तल में प्रक्षेपित किया जाता है तो उसका पथ परवलय होता है। पथ क्या होता है? तो परवलय होता है। पिंड की यह गति प्रक्षेप गति कहलाती है। उड़यन काल क्या होता है? तो पिंड को फेंकने तथा वापस पृथ्वी पर गिरने के बीच के समय को उड़यन काल कहते हैं। जैसे पिंड को ऊपर फेंक रहे हैं, वापस पृथ्वी पर गिर रहा है तो उसको उड़यन काल कहते हैं। उड़यन काल का देख लीजिए, टी बराबर क्या होता है? 2u sin थीटा बटा जी होता है। आप निकाल सकते हैं यहाँ। तो ये भी ये थ्योरी देखिए, लूसेंट थ्योरी है, थ्योरी सारा चीज़ दिया हुआ है। आप थ्योरी पढ़ रहे हैं, थ्योरी पढ़ने के बाद आप आपके बीच न्यूमेरिकल आएगा तो फॉर्मूला याद रहेगा तो बन जाएगा। आप इतना समझ के चलिए कि किसी भी एग्जाम में आपको किसी तरह से फंसाएगा तो इस तरह से पूछ सकता है कि उड़यन काल बताइए, दे देगा। यू प्रारंभिक वेग हो जाएगा ना, यू प्रारंभिक वेग हो जाएगा। थीटा क्षैतिज कोण से थीटा पर प्रक्षेपित किया जाता है, दे देगा। तो सब देने के बाद आपसे जी के मान 9.8 होता है, आप जानबे करते हैं, रख दीजिएगा तो टी के मान निकल जाएगा आपसे। तो उसी तरह से देखिए प्रक्षेप की महत्तम ऊंचाई कुछ होता है एच बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g होता है। एक होता है परास, तीन वो चीज़ होता है। अब तीनों चीज़ इसको, ये उड़यन काल 2u sin थीटा बटा जी होता है। प्रक्षेप की महत्तम ऊंचाई जो होता है एच यू स्क्वायर साइन थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g होता है। ये भी याद रखिएगा। इसमें ये वाला चीज़ महत्तम ऊंचाई। एक परास होता है, पिंड अपने उड़यन काल में जितनी क्षैतिज दूरी तय करता है उसे परास कहते हैं। अब आर बराबर क्या होता है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा जी होता है। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा जी होता है परास। परास का महत्तम मान कितना होगा? तो थीटा बराबर 35 डिग्री पर, सॉरी थीटा बराबर कितना? 45 डिग्री पर। आर मैक्सिमम हो जाएगा ना। यू स्क्वायर साइन तो 45 दुना के 90 हो जाएगा। तो यहाँ 90 इसलिए लिखा है, ई मत समझिएगा। 2 थीटा है ना, तो थीटा का मान 45 रखेंगे तो अपना मान 90 हो जाएगा। 90 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो यू स्क्वायर बटा जी हो जाएगा तो महत्तम होता है। कर प्रक्षेप कोण थीटा एवं 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा दोनों के लिए क्षैतिज परास का मान समान होगा, अर्थात इन दोनों के मानों के लिए आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा जी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी तरह से। अब देखिए ये सब जो हम लिए हैं न्यूटन के प्रथम गति के नियम से संबंधित है। जैसे कि एग्जाम्पल है, प्रथम गति के न्यूटन के प्रथम गति नियम पढ़े होंगे आप कि जब तक मान लीजिए कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में बना रहेगा, गति की वस्तु गति में है तो गति में बना रहेगा। उसे न्यूटन के प्रथम गति नियम कहते हैं। उसे बल की परिभाषा निकलता है प्रथम गति से। उसी का उदाहरण है कि रुकी हुई गाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। देखिए जब रुकल है ना तो पीछे की ओर झुक जाता है, चलेगा गाड़ी ना तो यात्री जो बैठल है उसमें आगे की ओर झुक जाएगा अचानक रुक जाने पर ना। वही कह रहा है, देखिए ध्यान से सुन लीजिएगा। ये रुकी हुई गाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। कहाँ? पीछे की ओर झुक जाते हैं, याद रखिएगा। अभी ये तो एक्सपेरिमेंट की चीज़ है, कभी देखिएगा। चलती हुई गाड़ी के अचानक रुकने पर ना, देखते हैं बाइक स्टार्ट किया और पीछे में कोई नहीं पकड़ता है तो आदमी गिर जाता है पीछे से, जिससे सर में चोट लगता है और अचानक किसी किसी का मौत भी हो जाता है ऐसा घटना में। तो आप ध्यान से पकड़ करके बैठिएगा गाड़ी चलने से पहले। चलती हुई गाड़ी के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। ट्रेन देखिएगा जब भी ब्रेक मारेगा तो आदमी कहाँ जाता है? आगे। चाहे देखिएगा बस उस अचानक ब्रेक मारेगा तो सब आगे चलाता है आदमी ना।
गोली मारने से कांच में गोल छेद, इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए कि गोली मारने से कांच में गोल छेद हो जाता है, परंतु पत्थर मारने पर वह कांच टुकड़े टुकड़े हो जाता है। यह किस नियम से संबंधित है? न्यूटन के प्रथम नियम से, याद रखिएगा। ये सब फर्स्ट लॉ का है, न्यूटन के गति के प्रथम नियम से संबंधित है। हथौड़े को हत्थे से कसने के लिए हत्थे को जमीन पर मारते हैं, क्यों? तो न्यूटन के प्रथम नियम से भी संबंधित है। कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण झड़कर कहाँ गिर जाते हैं? नीचे गिर जाते हैं। न्यूटन के प्रथम नियम से संबंधित है ना। प्रथम नियम से करीब 8 गो है पॉइंट डोसेंट में दिया हुआ, हम 8 इसी तरह से सारा पॉइंट हम ले लिए हैं ताकि आपको एक बार नज़र डाल दिया जाए उस पर। यदि पानी से भरे गिलास के ऊपर एक पोस्ट कार्ड और उस पर एक सिक्का रखें तथा पोस्ट कार्ड को आगे की ओर झटका दें तो पोस्ट कार्ड आगे की ओर गिरता है, जबकि सिक्का गिलास में रखे पानी में गिर जाता है। देखिए ऐसे मान लीजिए कोई पतला चीज़ है उस पर रख दीजिए, ऐसे मारते थे नहीं हम लोग, एल्ली उल्ली कभी खेलते थे, देखिएगा तो सिक्का कहाँ रह जाता था? एल्ली पर सिक्का रख करके, एल्ली मतलब कि वो गोल गोल जो ना अंटी जिसको कहते हैं अंटी, तो उस पर सिक्का छाप करके पैसा का उस पर मारते थे तो एल्ली बाहर निकल जाता था और सिक्का कहाँ वहीं गिर जाता था। कभी कभी ऐसा होता है। तो उसी तरह से ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए दिया है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। अब पेड़ की टहनियों को हिलाने से उससे फल टूट कर नीचे गिर जाता है, ये सब कुछ ही है। तो विराम जड़त्व से संबंधित है, ये सब विराम जड़त्व से संबंधित है, कोई गति जड़त्व से संबंधित है, याद रखिएगा। ट्रेन वाला गति जड़त्व हो गया, बस वाला गति जड़त्व से हो गया, ये सब कुछ हो गया, विराम जड़त्व से हो गया, टहनी उहनी वाला। एक लॉन रोलर, ये भी याद रखिएगा, एक लॉन रोलर को गति में लाने में या एक गतिशील लॉन रोलर को विराम में लाने में अधिक बल की जरूरत होती है। मान लीजिए कोई है तो उसको गति में लाएंगे, या कोई गति में है तो उसको विराम में लाने में अधिक बल की जरूरत पड़ती है, जबकि गतिशील लॉन रोलर को गति में बनाए रखने में अपेक्षाकृत कम बल की आवश्यक जरूरत पड़ती है। मान लो कोई गति में है और उसको गति में बनाए रखने के लिए तो कम बल की जरूरत पड़ेगा, ठीक, लेकिन वह धीरे है, चाहे उसको चल रहा है स्पीड में, उसको विराम में लाना है तो ज़्यादा बल चाहिए, चाहे वो रुका हुआ है उसको गति में लाना है तो अधिक बल चाहिए, अपेक्षाकृत किसके? गतिशील लॉन रोलर के अपेक्षा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ पॉइंट जिसे हम लिए हैं कि गुरुत्वीय बल क्या होता है, तो गुरुत्वीय बल जो होता है द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होता है। किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वीय बल को वस्तु का भार कहते हैं। तो वस्तु का भार किसे कहते हैं? तो वह किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वीय बल को वस्तु का भार कहते हैं। इसे ओमेगा से सूचित किया जाता है, भले डब्लू से सूचित किया जाता है, डब्लू मतलब वेट होता है, से सूचित करते हैं। ठीक, इसका इस प्रकार डब्लू बराबर एम जी होता है। डब्लू बराबर क्या होता है? एम जी। एम को चाहिए द्रव्यमान है, जी को चाहिए गुरुत्वीय त्वरण है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यदि एम बराबर 1 kg ना तथा डब्लू बराबर 1 kg भार है, डब्लू बराबर भार है, तो जी का मान 9.8 मीटर सेकेंड 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो 1 kg भार बराबर क्या हो जाए? 1 kg भार बराबर यानी डब्लू बराबर क्या हो जाएगा? 1 kg ये हो गया और 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर यानी कि 9.8 न्यूटन, यानी कि 1 kg भार बराबर कितना होता है? तो 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। 1 kg भार बराबर क्या होता है? तो 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। तो पूछेगा कि भार का सही मात्रा क्या होता है? तो न्यूटन। भार का सही मात्रा क्या होता है? तो न्यूटन। तो भार बराबर देखिए कि mg होता है, भार बराबर mg हो सकता है, या g बराबर क्या हो सकता है? डब्लू बटा भार बटा द्रव्यमान हो सकता है, भार बटा द्रव्यमान हो सकता है, गुरुत्वीय त्वरण बराबर ना। तो यहाँ से इस समीकरण में भार डब्लू एक बल है जिसका मात्रक न्यूटन होता है। देखिए डब्लू एक कौची है? एक बल है जिसका मात्रक न्यूटन होता है, द्रव्यमान एम का मात्रक केजी है। अतः उपयुक्त समीकरण के अनुसार गुरुत्वीय त्वरण को न्यूटन पर केजी मात्रक से भी व्यक्त किया जा सकता है। गुरुत्वीय त्वरण को क्या कर सकते हैं? न्यूटन पर केजी के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है। यानी कि डब्लू बटा कुछ लिख सकते हैं एम, डब्लू बटा जी एम लिख सकते हैं। और डब्लू क्या है? एक प्रकार का बल है। डब्लू क्या है? एक प्रकार का बल है। संवेग किसी गतिमान वस्तु के द्रव्यमान, देखिए संवेग इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ, तो संवेग के बारे में जानिएगा। संवेग कह रहा है, संवेग कि किसी गतिमान वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। संवेग किसे कहते हैं? तो किसी गतिमान वस्तु के द्रव्यमान, किसी
गतिमान वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं, उस वस्तु का संवेग कहते हैं। संवेग p बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुने वेग होता है, द्रव्यमान गुने वेग होता है, याद रखिएगा, सीधा सीधी पूछ लेगा। डेट इज p बराबर mv होता है, डेट इज p बराबर mv। संवेग एक सदिश राशि है, कैसे राशि है, तो संवेग सदिश राशि है और इसका मात्रा kg मीटर पर सेकेंड होता है, kg मीटर पर सेकेंड होता है, यहाँ ऐसा दिया है। आयोग आवेग समझ लीजिए, इम्पल्स, इम्पल्स। यदि कोई बल किसी वस्तु पर कम समय, देखिए, यदि कोई बल किसी वस्तु पर कम समय तक कार्यरत रहे तो बल और समय अंतराल के गुणनफल को उस वस्तु का आवेग कहते हैं। आवेग किसे कहते हैं, बल और समय अंतराल के गुणनफल को कौन कहते हैं, आवेग कहते हैं। आवेग बराबर क्या होता है, तो बल गुने समय अंतराल, बल गुने समय अंतराल का, यानी कि इम्पल्स बराबर क्या होता है, एफ टी, एफ टी, एफ का बल है, समय अंतराल है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी तरह से। अब देखिए इसका उदाहरण सब है, ये न्यूटन के द्वितीय गति नियम से सब संबंधित है। न्यूटन के द्वितीय गति नियम से समान वेग से आती हुई क्रिकेट गेंद एवं टेनिस गेंद में से टेनिस गेंद को कैच करना आसान होता है, क्योंकि टेनिस गेंद का द्रव्यमान कम होता है ना, भार कम होता है इसलिए। क्रिकेट खिलाड़ी तेजी से आती हुई गेंद को कैच करते हैं, तेजी से आते हुए किसी को कैच करते हैं गेंद को, ठीक, करते समय अपने हाथों को गेंद के वेग की दिशा में गतिमान कर लेता है ताकि चोट कम लगते हैं। क्या करना चाहता है, समय को बढ़ा देता है, यहाँ से समय को देखिए बढ़ा देगा और संवेग परिवर्तन की दर को कम करता है, संवेग परिवर्तन की दर को कम करता है ना, और समय को बढ़ा देता है। इसलिए गदा या मिट्टी पर फर्श गिरने पर सीमेंट से बने फर्श पर गिरने की तुलना में कम चोट लगता है। ये सब देखिए न्यूटन के द्वितीय गति नियम से संबंधित है, न्यूटन के द्वितीय गति नियम से संबंधित है। गाड़ियों में स्प्रिंग और ब्लॉक शॉक एब्जॉर्बर, गाड़ियों में स्प्रिंग और शॉक एब्जॉर्बर, वही जो कहते हैं स्प्रिंग शॉक, जो सॉकेट ना आता है जो बाइक के देखिएगा आगे लगा होता है, पीछे भी लगता है, स्प्रिंग लगाए जाते हैं ताकि झटका कम लगे, झटका कम लगे, वही समय को बढ़ा देता है, संवेग में परिवर्तन की दर को कम कर देता है। कराटे खिलाड़ी द्वारा हाथ के प्रहार से ईंटों की पट्टी को तोड़ना, ये कम समय के लिए कार्यरत बल होता है जो आयोग से संबंधित है, न्यूटन के द्वितीय गति नियम से संबंधित है। ऊंची कूद एवं लंबी कूद, यानी कि हाई जंप एवं लंब जंप के लिए मैदान की मिट्टी खोद कर हल्की कर दी जाती है, कौन कर देती है, हल्की कर दी जाती है, ताकि कूदने पर खिलाड़ी को चोट न लगे, कूदने पर खिलाड़ी को चोट न लगे। अधिक गहराई तक कील को गाड़ने के लिए भारी हथौड़े का उपयोग किया जाता है। तो इशारे पर क्वेश्चन बना हुआ है, क्वेश्चन देखिएगा तो याद हो जाएगा और इसी तरह से बने रहिए। तृतीय नियम देखिए हो गया। फिर तृतीय नियम क्या होता है, तो तृतीय नियम होता है, इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया, अर्थात दो वस्तुओं की पारस्परिक क्रिया में एक वस्तु जितना बल दूसरी वस्तु पर लगाती है, दूसरी वस्तु भी विपरीत दिशा में उतना ही बल पहली वस्तु पर लगाती है। इसमें से किसी एक बल को क्रिया व दूसरे बल को प्रतिक्रिया कहते हैं। देखिए ये सब पढ़े होंगे आप एक बार, इसलिए इस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसका उदाहरण जो है एग्जाम्पल सारा याद रखिएगा कि बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका मारना, आप बंदूक से छोड़ते समय वो जो एक छेद हो जाएगा तो प्रथम नियम, एक छेद होल बन जाएगा तो प्रथम नियम। बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे की ओर अगर झटका लगता है तो तृतीय नियम से संबंधित है। नाव के किनारे पर से जमीन पर कूदने पर नाव का पीछे हटना, तो इसमें देखिए दो गो वस्तु होता है, समान वस्तु पर नहीं, अलग अलग वस्तु पर लगता है ये बल, याद रखिएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। नाव खेने के लिए बांस से जमीन को दबाना, नाव खेने के लिए बांस से जमीन को दबाना, ये तृतीय नियम से संबंधित है। कुआं से पानी खींचते समय रस्सी टूट जाने पर व्यक्ति का पीछे गिर जाना, तो रस्सी कहाँ जाएगा, आगे, बाल्टी आगे जाएगा तो आदमी कहाँ जाएगा, पीछे। ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना, आप उधर से दाबिएगा ना धरती को तो धरती भी आपको दाबेगा इधर से, तो वही चोट लगेगा। रॉकेट का आगे बढ़ना, रॉकेट क्या करता है ना, इतना मात्रा में गैस छोड़ता है ना कि दाब बनता है नीचे पृथ्वी पर, तो पृथ्वी इधर से दाब लगाएगा तो रॉकेट कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ऐसे तो रॉकेट को संवेग संरक्षण का नियम पर आधारित होता है। देखिए आगे थोड़ा सा पढ़ लीजिए, संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है और जान लीजिए आप, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे।
संवेग संरक्षण का नियम क्या है? तो कहता है न्यूटन के द्वितीय नियम के साथ न्यूटन के तृतीय नियम, ये भी इम्पोर्टेंट है कि न्यूटन के द्वितीय नियम के साथ न्यूटन के तृतीय नियम के संयोजन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिणाम है संवेग संरक्षण का नियम ना। तो द्वितीय और तृतीय को मिला करके बना है, ठीक। इस नियम के अनुसार एक या एक से अधिक वस्तुओं के निकाय पर कोई बाहरी बल नहीं लग रहा हो, कोई बाहरी बल इसमें नहीं लग रहा हो, तो उस निकाय का कुल संवेग नियत रहता है, अर्थात संरक्षित रहता है। इसमें क्या है कि कोई बाहरी बल इस पर कार्य नहीं करता है, ठीक। चलिए आगे हम देखेंगे, इसके बाद क्वेश्चन हम देखते हैं। और 1 घंटा यहाँ हो चुका है, आप देख रहे हैं 1 घंटा तक हम टॉपिक डिस्कस किए हैं और एक एक करके हम क्वेश्चन को देखेंगे। और क्वेश्चन इस तरह से है, तो देखिए क्वेश्चन को हम दोनों ले चलेंगे, एक पढ़ेंगे तो इधर 8 भी पढ़ेंगे, दोनों साथ साथ में करते चलेंगे, इधर से हम करते चलेंगे ऐसे। तो क्वेश्चन को एक बार देख लीजिएगा, फिर से हम स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आप जुड़े रहिएगा। करीब आधा या क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, थोड़ा सा बड़ा बड़ा हम ले लेते हैं। इस तरह से कह रहा है विज्ञान शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द सिंटिया से हुई है, जिसका वास्तविक अर्थ क्या होता है। तो इसका 2 नो हो जाएगा, जानना। आप पढ़े होंगे तो उसका आंसर मिला होगा, जानना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो जानना हो जाएगा। भौतिक विज्ञान की मुख्य शाखाएं निम्नलिखित में से कौन सी हैं। भौतिकीय के बोला है, फिजिकल साइंस के बोला है, तो भौतिकीय के क्या हो जाएगा, भौतिकी एवं रसायन विज्ञान, भौतिकी एवं रसायन विज्ञान हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है फिर क्वेश्चन कह रहा है कि भौतिक के अंतर्गत मुख्य रूप से किसका और उनकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो आप पढ़े होंगे लाइन बाय लाइन। द्रव्य तथा ऊर्जा का, द्रव्य तथा भौतिकी के अंतर्गत मुख्य रूप से किसका और उनकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो द्रव्य तथा ऊर्जा का, केवल रसायनों का, केवल खगोलीय पिंडों का, केवल खनिज, ये सब नहीं किया जाता है। द्रव्य तथा ऊर्जा और उनकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है भौतिकी के अंतर्गत, याद रखिएगा। अध्ययन की सुविधा के लिए भौतिकी को कुल कितने भागों में बांटा गया है, तो 8 भागों में बांटा गया है। जैसे कि यांत्रिकी हो गया है, ये सारा चीज करके 8 भागों में बांटा गया है उसको। देखिए आगे बढ़ते हैं। फिर निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि का उदाहरण है। देखिए बल तो सदिश हो गया, आपका बल सदिश हो गया, संवेग सदिश हो गया, त्वरण सदिश हो गया। विद्युत धारा एक अदिश राशि है, विद्युत धारा। यहाँ विद्युत धारा घनत्व पूछ लेता है तो सदिश राशि होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा। वेग, विस्थापन और बल आघूर्ण को किस श्रेणी की राशि माना जाता है। तो वेग हो गया, देखिए वेग हो गया, विस्थापन हो गया, बल आघूर्ण हो गया, चाहे बल हो गया, ये सब कौन चीज है, सदिश राशि है। चलिए सदिश राशि है, जल्दी जल्दी करते हैं। इसी तरह से मात्रक के संदर्भ में बताना है, मात्रक के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, मात्रक के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। आप देखिए, आप भी आंसर मन में सोच सकते हैं क्या हो सकता है। कह रहा है यह किसी राशि का अनिश्चित परिणाम है, नहीं, निश्चित परिणाम होता है। या तो यह मापन के लिए माना गया एक निर्देश मानक है, यही आंसर हो जाएगा आपका। और मात्रक केवल दिशा पर निर्भर करता है, नहीं ऐसा कुछ मात्रक संख्या के रूप में प्रकट नहीं किए जा सकते हैं, जैसे 2 न्यूटन 4 न्यूटन ऐसे तो होता है। तो आगे बढ़ते हैं इसी तरह से। देखिए आगे चलिए, 8 नंबर क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन इसी तरह से आपको मिलेगा, डेली 100 क्वेश्चन का हम कराएंगे। इसमें आगे आएगा डिस्कशन, अभी तो वन लाइनर फॉर्म में है, जहाँ कथन निष्कर्ष टाइप पाएगा तो हम वहाँ डिस्कशन कराएंगे। देखिए कह रहा है कि कौन सा एक व्युत्पन्न मात्रक है। मीटर 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 तो अरे मूल मात्रक है, मूल मात्रक 7 को पढ़े थे, और 200 हम पूरक मात्रक पढ़ेंगे। तो मीटर तो मूल मात्रक हो गया, किलोग्राम में मूल मात्रक हो गया, सेकंड में मूल मात्रक हो गया। तो न्यूटन क्या है, न्यूटन एक व्युत्पन्न मात्रक है जो मूल मात्रक की सहायता से बना हुआ है। आइए, किस मात्रकों को ब्रिटिश पत्ती किसे कहा जाता है। ब्रिटिश पत्ती जो कहते हैं FPS को कहते हैं, फुट पॉइंट सेकेंड को ब्रिटिश पत्ती कहा जाता है। और सीजीएस पत्ती को क्या कहते हैं, तो सीजीएस पत्ती को मीट्रिक पत्ती या फ्रेंच पत्ती कहते हैं। एमकेएस पत्ती को संशोधित रूप ही एसआई पत्ती है, एमकेएस पत्ती के संशोधित रूप ही एसआई पत्ती है ना। आगे बढ़ते हैं, चलिए। सीजीएस पत्ती में लंबाई, द्रव्यमान और समय के मात्रक क्रमशः क्या होते हैं। तो आप जानते हैं कि लंबाई के सीजीएस में क्या हो गया, सेंटीमीटर हो गया, द्रव्यमान का ग्राम हो गया, और समय का सेकेंड हो गया। तो आंसर बी हो जाएगा। फुट पाउंड सेकेंड तो एफपीएस होता है। मीटर किलोग्राम सेकेंड ये तो इथी हो गया, आपका एमकेएस हो गया, ये एमकेएस होता है।
चलिए आगे, आप ये सब जानते होंगे, आसान आसान अभी क्वेश्चन लगता होगा आपको, लेकिन ये इससे भी क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पत्ती को किस वर्ष अधिवेशन में स्वीकार किया गया था? तो 1960 की, ये इंपॉर्टेंट है, डेट याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पत्ती एसआई को किस वर्ष अधिवेशन में स्वीकार किया गया था? तो 1960 में। 1 मीटर वह दूरी है जिसे प्रकाश वर्ष निर्वात में कितने समय में तय करता है? तो ये देखिए पढ़े होंगे आपको, तो यहाँ मिला होगा कि 1/299, 792, 458, ऐसे याद कीजिएगा, 3 3 करके। 1/299, 1/299, 792, 458 सेकेंड ना, इतना में 1 मीटर दूरी प्रकाश जो है निर्वात में तय करता है। चलिए आइए, इतना में सेकेंड के इतनावें भाग में तय करता है। किलोग्राम के मानक निर्धारण के लिए किस मिश्र धातु से बने बेलन का उपयोग किया जाता है? तो ये सिवरिस में रखा गया है। कहाँ रखेगा? सिवरिस में। तो प्लेटिनियम इरिडिया का रखा गया है। प्लेटिनम इरिडियम का बना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, याद रखिएगा, जो किलोग्राम के मानक निर्धारण है वो किसका बना है? तो प्लेटिनियम इरिडियम का बना हुआ है। कह रहा है समय का मूल मात्रक सेकेंड किस परमाणु के संक्रमण यानी ट्रांजिशन पर आधारित होता है? तो ये आप जानते होंगे, आंसर क्या हो सकता है? कार्बन 12, यूरेनियम 238 नहीं, ये सब तो हाइड्रोजन नहीं, तो सीजियम 133 का प्रयोग किया जाता है परमाणु घड़ियों में, याद रखिएगा। सुपरिचित सापेक्षता का सिद्धांत थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में समय को किस बीमा के रूप में प्रयुक्त किया गया है? तो ये कौन आइंस्टीन दिए थे? चतुर्थ बीमा में। कितना बीमा हो जाएगा? तो चतुर्थ बीमा में किया गया, प्रयुक्त किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कथन कारण बोला गया, भौतिक राशियों के संबंध में बताना है कि निम्नलिखित में से ज्ञात कीजिए कौन सी राशियां जिनमें केवल परिणाम होता है अदिश राशियां कहलाती है? तो ये सही है कि केवल परिणाम होगा तो अदिश राशि कहलाता है। सदस्य राशियों को योग के निश्चित नियमों के अनुसार जोड़ा जाता है, पढ़े होंगे वहाँ, तो ये भी सही है। उनमें से कितने सही है? तो 1 और 2 दोनों सही है। आगे बढ़ते हैं, इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है विज्ञान के वर्गीकरण के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों को पढ़ें। तो पढ़िए क्या कह रहा है? कह रहा है कि प्राकृतिक विज्ञान के 2 मुख्य भाग वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान है। तो हाँ, प्राकृतिक विज्ञान के यही 2 भाग होता है, मुख्य भाग वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान होता है। और रसायन विज्ञान भौतिकीय विज्ञान की क्या एक भाग है? हाँ सही है, ये भी भौतिकी और रसायन विज्ञान भौतिकीय विज्ञान का भाग होता है, तो दोनों ये भी सही हो जाएगा। इसी तरह से आगे बढ़िए, मात्रकों की पत्तियों के विषय में कथनों पर विचार करें। मात्रक के पत्तियों के बारे में कथन पर विचार करना है, क्या होता है? पहला कह रहा है 18 नंबर क्वेश्चन का, पहला क्या कह रहा है कि सीजीएस पत्ती को मीट्रिक पत्ती भी कहा जाता है। हम बताए थे सीजीएस पत्ती को मीट्रिक पत्ती या फ्रेंच पत्ती भी कहते हैं। एसआई पत्ती वास्तव में एमकेएस पत्ती का ही संशोधित रूप है। हाँ, ये भी बताए थे अभी कुछ देर पहले, सही है, तो दोनों कथन यहाँ सही हो जाएगा। आगे देखिए, सदिश राशियों की सूची के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि विद्युत धारा घनत्व क्या सदिश राशि है? हम बताए थे कि विद्युत धारा अदिश राशि है, लेकिन विद्युत धारा घनत्व एक सदिश राशि है। चाल एक अदिश राशि है, लेकिन चाल प्रवणता एक सदिश राशि है। वहाँ पढ़े होंगे आप, ताप एक अदिश राशि है, लेकिन ताप प्रवणता एक सदिश राशि है। तो 1 2 3 तीनों सही है, सदिश राशि है। ठीक, चलिए आगे देखिए, एसआई पत्ती के मूल मात्रकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों को देखें। इस पत्ती में 7 मूल मात्रक और 2 संपूरक मात्रक होते हैं। दोनों सही है, 7 मूल मात्रक और 2 संपूरक मात्रक। ज्योति तीव्रता का मूल मात्रक कैंडेला होता है। हाँ, तो कैंडेला होता है, कैंडेला नहीं, कैंडेला यहाँ कर लीजिएगा, ऐसे हो जाएगा, कैंडेला होता है। चलिए ठीक है, तो दोनों कथन यहाँ सही हो जाएगा। वहाँ आप लोग सुधार लीजिएगा, जो दिया होगा देख लीजिएगा, लूसेंट में यही है, कैंडेला ही होता है। तो 1 2 दोनों सही हो जाएगा कथन। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के अनुसार बल किसके अनुक्रमणानुपाती होती है? तो संवेग में परिवर्तन के दर के, संवेग में परिवर्तन के दर के कौन सी होती है? तो अनुक्रमानुपाती होती है, आरोपित बल के बराबर होती है। चलिए ये भी सही है। तो आइए 21 के बाद 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी तेजी से आती हुई गेंद को कैच करते समय अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। इसका मुख्य वैज्ञानिक कारण क्या हो सकता है? अब देखिए क्या हो सकता है, पढ़िए, गेंद के द्रव्यमान को शून्य करने के लिए। भैया द्रव्यमान शून्य कभी होगा नहीं होगा। गुरुत्वाकर्षण बल को संतुलित करने के लिए, तो ऐसा संभव है नहीं है।
अब करा न्यूटन के प्रथम नियम के प्रभाव को बढ़ाने के लिए, तो न्यूटन के तो द्वितीय नियम से ही संबंधित है। संवेग में परिवर्तन के समय अंतराल को बढ़ाकर चोट कम करने के लिए, देखिए समय को बढ़ा देगा और संवेग में परिवर्तन की दर को कम कर देगा ना, तो वही होता है, इसीलिए चोट कम करने के लिए। तो डी हो जाएगा उसका आंसर। 23 नंबर देखिए, 1 किलोग्राम भार का मान न्यूटन में कितना निर्धारित किया गया है? तो न्यूटन में कितना, तो कितना निर्धारित किया गया है आप बता सकते हैं? तो 0.98 न्यूटन हो जाएगा। 0.98 न्यूटन हो जाएगा। कितना हो जाएगा इसका? 0. जी अच्छा, 1 न्यूटन 100 न्यूटन, 1 न्यूटन 100 न्यूटन, क्या दिया है? 0.98 न्यूटन नहीं, तो क्या हो जाएगा आप देख रहे हैं यहाँ थोड़ा सा क्या कर रहा है, 1 किलोग्राम भार, 1 किलोग्राम तो 9.8 न्यूटन, सॉरी 9.8 न्यूटन ना होता है। जी का मान, छोटका जी का मान कितना होता है? 9.8 न्यूटन के बराबर होता है ना, तो ये 9.8 न्यूटन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ संवेग, संवेग के संबंध में बताना है, संवेग के संबंध में बताना है, संवेग के संबंध में बताना है। संवेग एक सदिश राशि है, तो संवेग एक सदिश राशि की सही है। किसी वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है, ये भी सही है कि संवेग क्या होता है, तो द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल के बराबर होता है। दोनों कथन सही हो गया। संवेग का SI मात्रक केजी के यानी किग्रा मीटर पर सेकेंड होता है, ये भी सही है। तो तीनों कथन आपका सही हो जाएगा, 1 2 3 सभी सही है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। रॉकेट का अंतरिक्ष में आगे बढ़ना भौतिक के किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो संवेग संरक्षण। और संवेग संरक्षण में भी कौन सा? रेखीय संवेग संरक्षण, ये भी याद रखिएगा। रेखीय संवेग संरक्षण कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ रेखीय हो जाएगा, याद रखिएगा। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम न्यूटन के किस गति नियम को कहा जाता है? तो क्रिया प्रतिक्रिया न्यूटन के तृतीय गति नियम को कहा जाता है। कौन सा नियम को कहा जाता है? तो तृतीय गति नियम को कहा जाता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। न्यूटन के द्वितीय के गति के मतलब द्वितीय नियम से संबंधित निम्न कथनों का विश्लेषण कीजिए। द्वितीय नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है, सही है। द्वितीय नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। पहला से परिभाषा, यदि वस्तु पर आरोपित बाहरी बल शून्य F बराबर 0 हो तो त्वरण त्वरण का भी मान शून्य होगा। हाँ, क्योंकि द्रव्यमान तो कभी शून्य होता नहीं है, तो दोनों कथन सही हो जाएगा। कथन 1 और 2 दोनों सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरुत्वीय त्वरण G को न्यूटन प्रति केजी मात्रक से भी व्यक्त किया जा सकता है, किस समीकरण से प्राप्त हो सकता है? देखिए, एक प्रकार के कोची है, तो न्यूटन न्यूटन का कोची होता है F होता है, तो जी बराबर क्या होता है? भार, भार का क्या होता है? भार कैसा मात्रक न्यूटन होता है, तो W/M हो जाएगा। M कोची है तो द्रव्यमान हो जाएगा, तो आंसर बी हो जाएगा इसका। हम बताए थे अभी कुछ देर पहले। जब कोई व्यक्ति नाव के किनारे से जमीन पर कूदता है तो नाव पीछे की ओर हट जाती है, यह किसका उदाहरण है? तो न्यूटन के तृतीय नियम के एग्जाम्पल है। इस सब तो कुछ हो नहीं सकता है। देख लीजिए इधर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 30 नंबर। इसी तरह से 100 क्वेश्चन है, पूरा क्वेश्चन को देख लीजिए। अब बेसिक से चल रहे हैं, स्टार्टिंग है इसलिए आराम आराम से और आसान क्वेश्चन मिलेगा। आगे चलकर जैसे ही आगे बढ़ेंगे, अभी हम 100 क्वेश्चन पहुँचते पहुँचते कथन निष्कर्ष भी आपको मिलेगा। कह रहा एक लॉन रोलर ना को विरामावस्था से गति में लाने में अधिक बल की आवश्यकता क्यों होती है? अब देखिए ये कौन सा है, तो प्रथम नियम से संबंधित है। तो जड़त्व के कारण विरामावस्था बनाए रखने की प्रवृत्ति के कारण प्रथम नियम से संबंधित है। घर्षण कम होने के कारण नहीं, संवेग में अनियंत्रित होने के नहीं, वायु प्रतिरोध होने के नहीं। तो जड़त्व के कारण विरामावस्था बनाए रखने की प्रवृत्ति के कारण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि इम्पल्स मतलब आवेग के बारे में विचार करना है। यहाँ आवेग के बारे में विचार करना, आवेग के बारे में तो पढ़ाए थे। यदि कोई बल किसी वस्तु पर कम समय तक कार्य करे तो बल और समय अंतराल का गुणनफल आवेग कहलाता है। हाँ, यही तो परिभाषा है आवेग का। कराटे खिलाड़ी द्वारा ईंटों की पट्टी तोड़ना आवेग का एक उदाहरण है। हाँ, ये सही है। कम समय के लिए वो करता है, सट से मारता है, फट से कट जाता है। आवेग का मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। अरे भैया, निर्भर करता है, यही तो गलत है। 1 2 सही है, 1 2 सही है। निर्भर करता है, आवेग का मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, याद रखिएगा। बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका लगना किस नियम की पुष्टि करता है? तो न्यूटन के तृतीय नियम हो जाएगा। ये सब आसान आसान क्वेश्चन है। इस वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वीय बल को क्या कहा जाता है?
तो गुरुत्वीय बल को क्या कहते हैं? किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वीय बल को संवेग कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं, आवेग कहते हैं? नहीं, भार कहते हैं। पढ़ाए थे, भार का परिभाषा यही है कि किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वीय बल को भार कहा जाता है। भार का सही मात्रक भी न्यूटन होता है, याद रखिएगा। अब संवेग संरक्षण के नियम के बारे में जो लास्ट में अभी हम लोग देखे थे उसके बारे में बताना है ना। बाहरी बल की अनुपस्थिति, हाँ देखिए कोई बल काम नहीं कर रहा बाहर से, तो निकाय का कुल संवेग संरक्षित रहता है। सही है, जब कोई बाहर से बल काम नहीं करेगा तो निकाय का कुल जो संवेग है संरक्षित रहता है। एक वस्तु में जितना संवेग परिवर्तन होता है दूसरी में उतना ही विपरीत दिशा में हो जाता है। ये दोनों कथन सही है, अभी पढ़े होंगे आप, तो देखे होंगे कि दोनों सही है। 35 नंबर क्वेश्चन। अधिक गहराई तक कील को गाड़ने के लिए भारी हथौड़े का उपयोग किया जाता है। क्यों क्यों किया जाता है? क्योंकि यह कील के द्रव्यमान को छोड़ नहीं, यह कम समय में अधिक संपादन प्रदान है। यह भारी हथौड़ा गुरुत्वाकर्षण को शून्य कर नहीं, कील पर घर्षण बल बढ़ जाता है नहीं, यह कील के द्रव्यमान को घटा देता है नहीं, यह कम समय में अधिक संवेग प्रदान करने के लिए, याद रखिएगा। ये भी कौन से संबंधित है? द्वितीय से संबंधित है, न्यूटन के द्वितीय नियम से संबंधित है। तो 35 का क्या हो जाएगा? 35 का आंसर बॉल हो जाएगा, यह कम समय में अधिक संवेग प्रदान करता है। एसआई पत्ती में 1 न्यूटन बल वह बल है जो, अब देखना है हमें, आप देख लीजिए, पहले पढ़ करके देख लीजिए। 1 ग्राम द्रव्यमान में 1 सेंटीमीटर से नहीं भी है, सेंटीमीटर में नहीं होता है। 1 केजी द्रव्यमान में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर देता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा ना, ये नहीं तो बी हो जाएगा। ये सब बाकी गलत दिया हुआ है। 36 के बाद चलिए आइए 37 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। कुएं से पानी खींचते समय रस्सी टूट जाने पर, आइए देखिए ये भी तृतीय नियम से संबंधित है। आप जानते हैं कि कुएं से पानी खींचते समय रस्सी टूट जाता है तो व्यक्ति पीछे गिर जाता है और बाल्टी कुआं में गिर जाता है। तो क्रिया प्रतिक्रिया बल के असंतुलन के कारण होता है। तो तृतीय नियम से संबंधित है, आप जानते हैं। चलिए आइए 38 नंबर कथन आधारित है। उदाहरणों में कौन सा न्यूटन के तृतीय नियम से संबंधित है? नाव खेलने के लिए बांस से जमीन को दबाना, तभी ना पानी में दबाते हैं, देखते हैं। ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना, ये भी तृतीय गति नियम से है। पेड़ की टहनियों को हिलाने से फल, तो ये प्रथम नियम हो जाएगा। ये फर्स्ट से संबंधित है, तो 1 और 2 यहाँ सही हो जाएगा। आइए इसी तरह से आप याद रहेगा तो देखिएगा। गाड़ियों में शॉक एब्जॉर्बर क्यों लगाए जाते हैं? देखिए, तो सब शॉक एब्जॉर्बर क्यों लगाया जाता है? इसलिए लगाया जाता है कि झटके के समय को बढ़ाकर बल के प्रभाव को कम करने के लिए। ये भी आंसर सही हो जाएगा, आप मन में आंसर दे सकते हैं। यदि बराबर संवेग वाली 2 गेंदें आपस में टकराती है और अचानक रुक जाती है तो टक्कर के बाद निकाय का कुल संवेग क्या होगा? टक्कर के बाद निकाय का कुल संवेग क्या होगा? तो शून्य हो जाएगा। टक्कर के बाद, जो टक्कर के पूर्व भी शून्य था, टक्कर के पूर्व भी शून्य होता है संवेग, टक्कर के बाद भी क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, जब बराबर संवेग वाली 2 गेंदें हो तब। चलिए आगे देखते हैं। सर आइजैक न्यूटन ने गति के नियमों का प्रतिपादन अपनी किस पुस्तक में और कब किया था? तो कब किया था? तो प्रिंसिपिया में कब किए थे? 1687 में, याद रखिएगा। ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछ ले रहा है, ट्रेंड चल रहा है ना, आसान क्वेश्चन यही है एग्जाम का सबसे। न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं? तो प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। बल की परिभाषा न्यूटन के किस नियम से प्राप्त होती है? बल की परिभाषा न्यूटन के किस नियम से परिभाषा? तो बल की प्रथम नियम से हो जाएगा। अब व्यंजक पूछेगा तो द्वितीय नियम से हो जाएगा। विस्थापन समय ग्राफ की प्रवणता निम्नलिखित में से क्या प्रदर्शित करती है? तो विस्थापन और समय वस्तु की चाल को कौन करती है? प्रदर्शित करती है। क्या प्रदर्शित करती है? तो वस्तु की चाल को प्रदर्शित करती है। ये पढ़े होंगे तो आपको पता होगा ये क्वेश्चन। आगे देखते हैं। यदि कोई वस्तु एक समान वेग से गति कर रही है तो उसका वेग समय ग्राफ कैसा होगा? उसका वेग समय ग्राफ कैसा होगा? देखिए 45 का देख लीजिए, 45 का हो जाएगा आपका वेग समय ग्राफ कैसा होगा, आप देख रहे हैं। तो आंसर देखते हैं, इधर दिया होगा क्या? इसमें तो नहीं है। समय अक्ष के समानांतर एक सरल रेखा में, समय अक्ष के समानांतर एक सरल रेखा में हो जाएगा ना। देखिए क्वेश्चन कुछ था, क्वेश्चन था कि यदि कोई वस्तु एक समान वेग से गति कर रही है तो उसका वेग समय ग्राफ क्या होगा? एक समान गति से, त्वरित गति से रहता ना तो कुछ कोण बनाता, लेकिन एक समान एक समान वेग से गति कर रही है तो समय अक्ष के समानांतर एक सरल रेखा में ऐसे बनता है। देखिए इसका ऐसे बन जाएगा, ई है
टाइम वाला है तो ई वाला सरल रेखा इसे समानांतर में हो जाएगी। समय अक्ष के समानांतर एक सरल रेखा में ऐसे बनेगा इसका ग्राफ। ठीक, तो इस तरह से देखते हैं आगे क्वेश्चन। देखिए ये सारा जो इसमें जो पीडीएफ में दिया है, तो कुछ कुछ इसमें पीडीएफ में जो दिया है ये सारा चीज़ तो ये गलत दिया हुआ है। तो आप क्या कर सकते हैं कि इसको सही जैसे हम सुधरवा रहे हैं सुधार सकते हैं। कहाँ गया पेन? पेन नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे कह रहा है एक समान त्वरित गति के लिए nवें सेकंड में तय की गई दूरी का एस एन बराबर क्या होता है। तो देखिए इधर लिख दे रहे हैं एस एन बराबर जो होता है, एस एन बराबर आपका एस एन बराबर होता है यू यू एस एन बराबर क्या होता है, एस एन बराबर है यू प्लस हाफ 1/2 a और 2n-1 हो जाएगा। 2n-1 हो जाएगा, यही एस एन बराबर होता है। अब तो इस यहाँ 1/2 कर लीजिएगा, यहाँ 1/2 कर लीजिएगा, बाटा में 2 रहेगा, ये दुगुना में ना रहेगा, बाटा में 2 रहेगा, तो ये आंसर हो जाएगा आपका। चलिए आगे देखते हैं। एक समान वृत्तीय गति के लिए संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। इसमें वेग की दिशा नियत रहती है, वेग की दिशा तो नियत नहीं रहती है, यह अवतरित रहती है, अत्वरित नहीं त्वरित। यह एक त्वरित गति है। देखिए आंसर क्या चीज हो जाएगा यहाँ, तो आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। कह रहा है कि यह एक त्वरित गति है क्योंकि वेग की दिशा लगातार बदलती रहती है, वेग की दिशा कौन सी रहती है, लगातार बदलती रहती है, त्वरित गति है। ठीक, आंसर ये हो जाएगा। याद रखिएगा एक समान वृत्तीय गति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, तो यह त्वरित गति होती है क्योंकि वेग की दिशा लगातार बदलती रहती है। सोचिए ना, विपरीत पे घूम रहा है तो दिशा बदल रहा है हमेशा। रेखीय वेग और कोणीय वेग के बीच सही संबंध क्या है, तो बताए थे कि रेखीय वेग भी जो होता है वह कोणीय वेग गुने त्रिज्या होता है, कोणीय वेग गुने त्रिज्या होता है। कोणीय वेग को ओमेगा द्वारा सूचित किया जाता है। कोणीय वेग को किसके द्वारा सूचित किया जाता है, 48 के बी हो जाएगा आंसर। कोणीय वेग को किसके द्वारा सूचित किया जाता है, तो ओमेगा द्वारा सूचित किया जाता है। कोणीय वेग, अब देखिए अब यहाँ कोणीय वेग ओमेगा को कौन सी कहते हैं, तो रेडियन पर सेकेंड होता है इसका मात्रक, रेडियन पर सेकेंड होता है। 49 का भी कौन सी होता है, बी। ओमेगा बराबर θ/2 होता है, ओमेगा बराबर क्यों क्या होता है, तो θ/t होता है। थीटा के कौन सी होता है, कोण है ना, तो कोण का मात्रक प्लेन एंगल का मात्रक रेडियन हो जाएगा और सेकेंड का टाइम हो जाएगा, यही होता है। आगे देखते हैं 50 नंबर। जब किसी वस्तु को क्षैतिज से किसी कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है तो उसका पथ कैसा होता है। क्षैतिज वाला परवलयाकार होता है, क्षैतिज वाला परवलयाकार होता है, याद रखिएगा। क्षैतिज वाला कैसा हो जाएगा, तो परवलयाकार हो जाएगा। प्रक्षेप गति में उड़यन काल क्या होता है, तो आपका टी बराबर, यहाँ देखिए गलती दिया है, टी बराबर क्या होता है, तो टी बराबर होता है आपका 2u, टी बराबर होता है 2u साइन थीटा बटा जी, 2u साइन थीटा बटा जी होता है। तो कहीं ऐसा नहीं दिया है तो आप लिख लीजिएगा 2u साइन थीटा बटा जी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2u उड़ान काल का जो होता है 2u साइन थीटा बटा जी होता है। किसी प्रक्षेप द्वारा अधिकतम क्षैतिज परास से प्राप्त करने के लिए प्रक्षेप कोण कितना होगा, तो 45 डिग्री होगा। कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा, यहाँ 45 डिग्री आंसर हो जाएगा। प्रक्षेप कोण थीटा और किस अन्य कोण के लिए क्षैतिज परास का मान समान होता है, तो 90 माइनस थीटा के लिए, 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए, ये अभी आप पढ़े होंगे। प्रक्षेप की महत्तम ऊंचाई एच ज्ञात करने के लिए, तो एच ज्ञात करने के लिए क्या सूत्र होता है, तो एच ज्ञात करने के लिए देखिए यहाँ गलती दिया हुआ है, थोड़ा सा यहाँ लिख देते हैं हम। एच बराबर होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g। एच बराबर होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g एच होता है महत्तम ज्ञात करने के लिए। चलिए वहाँ ऐसा कोई दिया नहीं हुआ है, तो जो एच बराबर क्या होता है, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g नहीं दिया है, नहीं दिया है एच बराबर, तो एच बराबर यही होता है। लूसेंट में देख लीजिएगा यही दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन में कुछ ही क्वेश्चन बचा हुआ है, आप ध्यान से दिमाग से पढ़ते चले। हथौड़े को हत्थे कसने के लिए हत्थे को जमीन पर मारना किस नियम की पुष्टि करता है, तो आपका ये किस नियम का पुष्टि करता है, न्यूटन के प्रथम नियम जड़त्व से संबंधित है, तो ये हो जाएगा आंसर इसका कुछ होगा, न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व वाला हो जाएगा।
कंबल को हाथ से पकड़ करके डंडे से पीटने पर धूल के कणों का गिरना क्या है? तो ये भी धूल के कणों के विराम जड़त्व के कारण होता है, तो प्रथम नियम से संबंधित है, सी हो जाएगा इसका आंसर। गैलीलियो के समीकरण के अनुसार v स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as में s का क्या है? तो वस्तु द्वारा चली गई दूरी या विस्थापन है या वेग और स्थिति को दर्शाता है या वेग और विस्थापन को दर्शाता है, ये भी समझिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। एक समान त्वरित गति में वेग समय ग्राफ कैसा होता है? एक समान त्वरित गति में, त्वरित गति बोल दिया तो एक सरल रेखा जो समय अक्ष के कुछ कोण बनाती है, तो आंसर इसका ए हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ए। वही एक समान गति रहता तो समय अक्ष के समानांतर हो जाता, ठीक। लेकिन यहाँ एक समान त्वरित गति बोल दिया है, तो एक सरल रेखा जो समय अक्ष के कुछ कोण बनाती है, पढ़े होंगे आप, इससे संबंधित क्वेश्चन पढ़े होंगे, तो आंसर हो जाएगा आपका एप्पल हो जाएगा। गोली मारने से कांच में गोल छेद हो जाना परंतु पत्थर मारने पर कांच के टुकड़े टुकड़े हो जाना न्यूटन के किस नियम का प्रयोग किया जाता है? तो प्रथम नियम से होती है, तो जड़त्व के नियम से संबंधित है, प्रथम नियम से न्यूटन के लिए यह। चलिए आगे देखते हैं। यदि किसी निश्चित समय अंतराल में एक वस्तु का विस्थापन शून्य है, एक वस्तु का कुछ विस्थापन शून्य है, तो उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी के बारे में क्या निष्कर्ष हो जाता है? तो दूरी सदैव क्या होती है? धनात्मक होती है। दूरी सदैव धनात्मक होती है। दूरी सदैव क्या होती है? धनात्मक होती है। विस्थापन भले ही शून्य हो, आप पढ़े हैं। खगोलीय दूरियों को मापने के लिए प्रयुक्त निम्नलिखित इकाइयों में से कौन से है? तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है। देखिए सब ये सारा आएगा, हम करते जाएंगे। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर 1.495 होता है। 1 पॉइंट कितना होता है? 495 गुने 10⁻11 मीटर होता है। 10⁻11 मीटर होता है। मीटर में 11 हो जाएगा, किलोमीटर में 8 हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रकाश वर्ष भी आगे आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक एसआई मात्रक और बीमा साझा करता है? तो चाल और वेग का एसआई मात्रक और बीमा दोनों का बराबर होता है। संवेग और आवेग का भी बराबर होता है, याद रखिएगा। मंदन त्वरण के संबंध में बताना, अभी बताए थे। यह ऋणात्मक त्वरण है जो वेग घटने पर उत्पन्न होता है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा। ऋणात्मक त्वरण है जो। चलिए औसत चाल के बारे में बताना है। औसत चाल की गणना संदर्भ में यदि कोई वस्तु, ये मैथ से भी संबंधित है, समझ लीजिए एक लेखा से। औसत चाल के बारे में भी बताना है, कह रहा है औसत चाल के बारे में। कह रहा है, क्या कह रहा है कि औसत चाल की गणना के संदर्भ में यदि कोई वस्तु समान दूरी क्रम से v1 और v2 चाल से तय करती है, तो पूरी यात्रा का औसत चाल। देखिए गलती दिया है, यहाँ लिख लीजिएगा 2v1 v2 और बाटा क्या होता है? v1 प्लस v2। बाटा में v1 प्लस v2 होता है, याद रखिएगा। बाटा में v1 प्लस v2 बोल रहे हैं ना, तो सुन लीजिएगा 2v1 गुने v2 बाटा में v1 प्लस v2 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है क्वेश्चन यहाँ कि दाब की विमाएं निम्नलिखित में से कौन सी है? दाब की विमा क्या होता है? तो बल बटा क्षेत्रफल होता है। बल के क्या चीज होता है? तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ होता है मीटर के स्क्वायर होता है, तो मीटर स्क्वायर। तो देखिए मीटर से तो मीटर एगो कट जाएगा, तो केजी के क्या होता है? दरमान का कौची होता है? एम। तो एम हो जाएगा एगो, एम एगो कौची है? एगो नीचे है ना, एम हो जाएगा एगो। बाटा में है एम स्क्वायर, तो बाटा में है तो ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो एम एल -1 और टी -2, तो आंसर बी हो जाएगा। इसका आंसर कुछ हो जाएगा, बी हो जाएगा। एम एल स्क्वायर बोले एम एल -1 टी -2 हो जाएगा। चलिए संवेग और आवेग के गुणों के संबंध में बताना है। दोनों की विमाएं समान होती है, तो दोनों के विमाएं, देखिए दोनों का मात्रक भिन्न है नहीं, मात्रक भी न्यूटन सेकेंड होता है अलग। दोनों की विमाएं समान होता है एम एल टी -2, क्योंकि देखिएगा वहाँ तो मात्रक जो होता है ऐसे होता है केजी मीटर पर सेकेंड, तो विमा दोनों को समान होता है, एम एल टी -1 होता है। चलिए नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बाकी जो दिया है। एक चंद्रमास में ये 28 दिन या 4 सप्ताह होता है। एक चंद्रमास में कितना होता है? 28 दिन या एक चंद्रमास में 28 दिन या 4 सप्ताह होता है। 28 दिन या 4 सप्ताह होता है। चलिए आगे देखिए। समुद्री नेविगेशन बताए थे कि नॉटिकल मील्स बराबर 1852 मीटर, या और उसी को किलोमीटर में यहाँ दिया है, तो किलोमीटर में क्या हो जाएगा? किलोमीटर में यहाँ हो जाएगा, देख लीजिए, तो 1.852 किलोमीटर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से
कौन सी एक सदिश राशि है जिसमें परिणाम और दिशा दोनों होता है? दूरी अदिश है, चाल अदिश है, द्रव्यमान अदिश, विस्थापन। विस्थापन एक क्या है? तो सदिश राशि है। कृषि भूमि के मापन के संदर्भ में 1 हेक्टेयर कितने एकड़ के बराबर होता है? तो अभी पढ़े थे कि लगभग 2.5 हेक्टेयर, 2.5 हेक्टेयर या 2.5 हेक्टेयर के बराबर होता है, या कुछ इशू आ गया था। इशू होने के कारण वीडियो थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। आप नहीं जानते होंगे तो देख लीजिएगा। फिर से हम चलते हैं, आंसर बता देते हैं। एक बार सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं जल्दी जल्दी, और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि कहाँ क्वेश्चन छूटा है, आप मिला लीजिएगा एक बार। देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए, हम स्टार्ट करते हैं। यदि 45 नंबर से, यदि कोई वस्तु एक समान वेग से गति कर रही है तो उसका वेग समय ग्राफ कैसा होगा? तो एक समान है तो वह समय अक्ष के समानांतर सरल रेखा में गति करेगा। और nवें सेकंड में क्या होता है? तो एस एन बराबर एक समान त्वरित गति के लिए nवें, क्वेश्चन नंबर 46 देख रहे हैं, तो nवें सेकंड में हो जाएगा एस एन बराबर यू प्लस 1/2a 2n-1 होता है, वहाँ हम बताए थे। तो देख लीजिए कहाँ से छूटा हुआ है। हम आंसर सारा मार देते हैं एक बार। आंसर देखिए लगा देते हैं कि आंसर क्या होगा। जैसे कि हम बताए थे कि देखिए पढ़ देते हैं जल्दी जल्दी। एक समन्वितीय गति के लिए संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? एक त्वरित गति होती है, यहाँ आंसर सी हो जाएगा। रेखीय गति वेग v और कोणीय वेग ओमेगा के बीच क्या संबंध है? v कोणीय वेग बराबर रेखीय वेग बराबर v बराबर क्या होता है? ओमेगा आर होता है। तो ओमेगा मार होता है, यानी कि वो ये हो जाएगा। कोणीय वेग क्या होता है? तो रेडियन प्रति सेकंड होता है। ये हो जाएगा आंसर आपका। आप पढ़े होंगे, ये सारा चीज़ हम बता चुके हैं। देखिए थोड़ा सा बीच में कुछ इतनी डिस्टर्बिंग आया है। उसका पथ कैसा होता है? तो परवलयाकार होता है, जैसे क्षैतिज कोण का। ठीक, प्रक्षेप गति में उड़यन काल का सूत्र क्या होता है? तो टी बराबर क्या होता है? तो टी बराबर आपको हम बताए थे कि 2u sin थीटा बटा जी होता है। ये सारा चीज़ गलती दिया है, ये सारा गलती दिया है। तो टी बराबर होता है, टी बराबर होता है 2u sin थीटा बटा जी। 2u sin थीटा बटा जी याद रखिएगा, 2u sin थीटा बटा जी। सुन बनाते देख लीजिएगा, ये 45 डिग्री आपका हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए ऐसा बनता है, 45 डिग्री हो जाएगा ये अधिकतम रेंज के लिए। और ये जो होता है 90 माइनस थीटा होता है। ये अधिकतम ऊंचाई कौन सी होता है? तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g होता है। एच बराबर क्या होता है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g होता है। तो इसमें नहीं दिया है तो सारा देखिएगा गलत दिया है। आप लुसेंट में देख लीजिएगा। चलती हुई गाड़ी के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री की ओर झुक जाते हैं, तो आगे की ओर विराम जड़त्व का कारण गति जड़त्व। तो गति जड़त्व हो गया, चल रहा है गाड़ी तो गति जड़त्व न हो गया। तो गति जड़त्व के कारण 55 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 55 का आपका आंसर ये हो जाएगा। देखिए इधर नहीं पढ़ाए थे का, तो हम शायद इधर नहीं पढ़ाए थे आपको।